अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। तो जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और इब्तिदा में आज हम बात करते हैं कराची वालों के लिए जो बदलता मौसम और जो ये बदलता मौसम पैगाम लेकर आया है उसकी बात करना बेहद ज़रूरी है। कराची वाले तैयार हो जाए, बारिश के सीज़न का आगाज़ हो गया है जनाब। शहर में बादलों की आंख मचोली जा रही है। महकमा मौसमियात की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात ने कहा है कि 3 से 4 रोज़ तक बादल बरस सकते हैं और खुलकर बरस सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि शहर में वक्फे से बारिश होती रही। कहीं हल्की बारिश थी, कहीं तेज़ बारिश थी। इस दौरान मुख्तलिफ अफसोसनाक वाक़यात भी रूनुमा हुए। जैसा कि कल हमने जब बारिश की बात की थी तो मैंने स्टार्ट में कहा था कि बारिश अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, लेकिन हमारी अपनी नाअहली की वजह से ये जहमत बन जाती है। कराची में करंट लगने से बच्चा जान से गया और स्टील टाउन कब्रिस्तान में पानी दाखिल हुआ। यही नहीं, ज़रा सी बारिश के बाद नाले जो हैं जिनकी सफाई के बहुत दावे किए गए थे, उनकी सूरत हाल जब सामने आई तो वो दावे मुझे लगता है उन नालों के पानी में बह गए। मवेशी मंडी का भी बुरा हाल रहा। दिलचस्प बात यह है कि पहली बूंद गिरते ही हमेशा की तरह बिजली गायब हो गई और हमारे एरिया में तो काफी लंबी लाइट गई थी ना। लंबी लाइट गई 6 बजे गई थी। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम आर नॉट इंटरेस्टेड कि लाइट जाती, प्लीज लाइट ना जाया करे। अच्छा, जो शहर की इस वक्त सूरत हाल है, चूंकि जैसा महक ने भी कहा कि बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर पानी खड़ा हुआ, चूंकि ज़ाहिर नाले उबल पड़े। चोकिंग पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। अभी ज़रा सी बारिश हुई है, मानसून का पहला स्पेल, और उसमें अगर ये हाल है तो आगे चलकर होगा क्या, तैयारी क्या हुई, काम क्या हुआ, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे आगे चलकर। लेकिन इसके साथ साथ आज अहम जो मामला है उसका जिक्र कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बात करते हैं। आज यूएन के पायदार तरक्की के 2030 के एजेंडे के पॉलिटिकल फोरम से उनका खिताब है। इसमें कोविड-19 से जिस तरह निपटा गया और क्या विजन हो सकता है, किस तरह निपटना चाहिए, उसके साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीली है उससे दरपेश खतरात पर काबू पाने का जो विजन है वो पेश किया जाएगा। और हम देखते हैं कि खान साहब हमेशा से मौसमियाती तब्दीली, माहौल दोस्त जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके हवाले से बहुत बात करते हैं। और ग्रीन पाकिस्तान का जो मंसूबा है, सरसब्ज़ पाकिस्तान, उसकी तो आलमी सतह पर जितनी तारीफ़ हुई है, इसका सारा क्रेडिट खान साहब की हिकमत अमली को जाता है। अब ज़रा पड़ोसी मुल्क की भी बात करते हैं जिसके अमन की हिकमत अमली के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन वहाँ का अमन अब मुतासर हो रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। बड़ी जंग के बादल अफगानिस्तान पर छाने लगे हैं। तालिबान ने कंधार में भारतीय काउंसिल खाने पर कब्जा कर लिया है। हेलमंद के दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी भी की और हरात में दर्जनों गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं। ईरान ने सरहद पर भारी हथियारों के साथ फौज तैनात कर दी है, जबकि तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम फाल किया। तो तालिबान ने भी खबरदार कर दिया और ये कहा कि तुर्की ने काबुल में फौज उतारी तो खुली जंग हो सकती है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान कहते हैं कि तालिबान के मुकाबले में मिलिशिया खड़ी करना सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकता है। इसी मामले पर हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करें और उनसे ये जानें कि जब मोईद यूसुफ साहब बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अब जो अफ़गान अमन अमल है अगर वो मुतासर हो भी जाता है तो पाकिस्तान अफ़गान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान में रखने के हक़ में बिल्कुल नहीं है। हम बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों को अब निकलना चाहिए और जो सरहद पे बाढ़ का अमल है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान मज़ीद क्या हिकमत अमली कर सकता है, इस पर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और एक और मामला जो कल इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुआ, जिक्र उसका भी कर लेते हैं। आपको याद है एक शख्स जिसका नाम था सिकंदर, असलहा थामे ब्लू एरिया में आया था, कई घंटे तमाशा जारी रखा था। कुछ ऐसा ही मामला दोबारा से नजर आया। शहर इक़्तिदार एक और सिकंदर की एंट्री, एक हाथ में पिस्टल, दूसरे में चाकू, और ये पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गया। चक्री से इसका ताल्लुक है, सुहेल इसका नाम है। पुलिस ने अरेस्ट किया है, थाने मुंतकिल किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के पिस्टल में गोलियां शोलियां कोई नहीं थी। इक़दाम को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया गया है। सिकंदर बड़ा मशहूर हुआ था, लगता है इन भाईजान का नाम जरा मशहूर हो जाए। हाँ, या तो ये कोई टिकटॉकर से इंस्पायर हो चुके होंगे, है ना? क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हमारे जो टिकटॉक स्टार्स हैं वो माशाल्लाह से ऐसी हरकतें भी करते हैं। अब जरा बात करते हैं ईद की
छुट्टियों की। ईद की छुट्टियां थोड़ी सी कम मिल रही हैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। देखिए ना, ईद की छुट्टियां जो है हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 20 से 22 जुलाई तक छुट्टियां देने का ऐलान किया है। तो देखो 20, 21 और 22 से जुम्मे की छुट्टी कहाँ गई? और तीसरे दिन छुट्टी होनी चाहिए। हाँ ना, तीसरे दिन छुट्टी होनी चाहिए। ये तो गलत बात है, हम तो एहतजाज करेंगे भाई अगर हमें छुट्टी नहीं मिलती तो। हम तो अपनी टीम से कहें हमें छुट्टी दे, सामने 2 एक्स्ट्रा भी दे दे। वो कहेंगे ठीक है, उससे पहले 4-5 शोज रिकॉर्ड कर दे। वो कहेंगे आप लंबी छुट्टी पे जाए। वज़ारत दाखिला ने समरी जो है वज़ीर आज़म को भिजवा दिया मंजूरी के बाद। अभी मंजूर नहीं हुआ। हो सकता है आपकी बात सुन ले खान साहब ये कहें कि महक बिल्कुल ठीक कह रही थी, जुम्मे की छुट्टी होनी लाजिम है, तो मंजूरी के बाद जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन वाली कैंसिल कर दे। ये हो जाए ना, मतलब देखिए 20 वाली कैंसिल हो जाए, 21, 22 और 23 की छुट्टी। हफ्ते इतवार को वैसे जो है ना हमारे जो पाकिस्तानी कौम वैसे रेस्ट पे होते हैं। पर आपको हमारे पाकिस्तान के भी पता है कि वो मंडे की भी ऐड कर लेंगे, फ्राइडे की भी ऐड कर लेंगे। और आई थिंक शायद इस दफा जो है वो हज की छुट्टी इंक्लूड करके ना उन्होंने इस तरह से 20, 21 और 22 बनाई है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि मंजूरी होती है या नहीं और नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ज़रा फिर से कराची की सूरत हाल की बात करते हैं, क्योंकि जब जब कराची में बारिश होती है तब क्या होता है, दिल जो है ना वो खुश तो होता ही है कि मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन एक तरफ एक खौफ भी रहता है कि सुहाने मौसम में जो इक़दामात हैं वो कहीं सिफर तो नहीं है। लेकिन कल की बारिश ने बता दी है कि वाकई ये जो हल्की सी बारिश कल कराची में हुई है ना, मेरी नज़र में तो हल्की, क्योंकि पंजाब में तो बड़ी बारिशें होती हैं, सड़कों पे पानी भी नहीं खड़ा होता। मैं जरा परेशान हूँ इस वक्त। हाँ, लेकिन ये देखें क्यों मक्खी तंग कर रही है एक मक्खी तंग कर रही है मुझे। कितना तंग कर लेगी शुएब? ये बात कितना तंग आजा, कितना तंग कर लेगी। चले कोई नहीं, निकलो बाहर। कराची में गुज़श्ता साल की बारिशों को कराची वाले नहीं भूल सके, और ख़ास तौर पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के मकीन आज भी हमें परेशान नजर आते हैं। एक बार फिर से मानसून सीजन जो है वो इम्तिहान ले सकता है। ऐसा एक इलाका सरजानी का यूसुफ कोट भी है, जहां समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम पहुंचे और मकीनों से बातचीत की। और यकीन करें कि जब मैंने कल मैं न्यूज़ में कराची के हर एक इलाके की सूरत हाल देख रही थी, मुझे अफसोस होता था। मुझे अफसोस इस बात पर था कि कराची, जिसे मुआशी हब कहा जाता है, पूरे मुल्क को चलाने वाला ये शहर, इसके साथ सुलूक होता क्या है? ना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इंतज़ामात है, ना शहरियों को सहूलियात है। कराची वाले किससे शिकवा करें, किसके पास जाएं, किससे सवाल करें, किससे जवाब मांगे? क्योंकि जिससे भी सवाल किया जाता है वो ये कहता है पुरानी हुकूमत। लेकिन मैं ये तो ये भी नहीं कह सकते। सवाल करती हूँ कि जब आप पुरानी हुकूमत पे भी नहीं डाल सकते, आप बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, आप कुर्सियों पे क्यों बराजमान है? क्या जंग सिर्फ कुर्सी की है? अगर जंग सिर्फ कुर्सी की है तो अवाम को क्यों आप जो है इतनी मुश्किलात में डाल दें? अपनी कुर्सी के लिए अवाम का आशियाना छीन लेते हैं। लेकिन जब बात करूँ यूसुफ गोटी की, मुझे भी याद है जब लास्ट ईयर बारिशें हुई थी अगस्त में, तो हम भी वहाँ पर स्पेशल कवरेज के लिए गए थे कि वहाँ पर क्या हालात हैं, आज वहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये हमें बताएंगे खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरजानी के इलाके यूसुफ गोट रहीम गोट के दरमियान उस मरकज़ी सड़क पर जो गुज़िश्ता साल बारिश में ज़ेरे आब आ चुकी थी। ये पूरी आबादी कमर कमर पानी में डूबी हुई थी, और इसके बाद ये कहा गया था कि यहाँ पर सीवरेज का मामला ठीक किया जाएगा। सीवरेज लाइन के हवाले से मैं आपको दिखाऊँ कि सीवरेज लाइन डलने का काम उस वक्त किया जा रहा है जब मानसून सीज़न शुरू हो चुका है। हल्की सी बारिश के नतीजे में महकमा मौसमियात का कहना है कि तकरीबन 17.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है सुरजानी के इलाके में। यूसुफ गोट, अब्दुल रहीम गोट के मकीन आज भी बहुत परेशान हैं गुज़िश्ता साल के तजुर्बे की वजह से। वो इस बारिश के हवाले से क्या सोचते हैं, उनके जहनों में क्या खदशात हैं, जानते हैं, मालूम करते हैं उन्हीं की ज़बानी। इस काम को 1 महीना हुआ है प्रोसेस में, मगर वहीं का वहीं है। एक दिन पाइप उतारते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं, 3 दिन के बाद आते हैं, फिर पाइप उतारते हैं, फिर 2 दिन छुट्टी करते हैं। यहाँ यही चल रहा है। वही हाल है। अभी भी देखो कपड़े गीले निकाल कर आ रही हूँ मैं। हमारी मूवियाँ भर के ऊपर भेज दी, इधर हमारी ऐसी तस्वीरें खींची, फिर भी हमारे को तो कुछ ही नहीं मिला। ये थोड़े से में ज़्यादा जब होगा तो क्या हाल होगा? यूसुफ गोट, सिद्दीक गोट, अब्दुल रहीम गोट, नासरी गोट, तमाम गोटों में इतना इतना पानी था, और अपनी माँ को बचाने के लिए तशले पे छोड़ा था, और हमारी हर चीज़ बर्बाद हो गई। किसी ने कोई भी आज तक काम नहीं करवाया, किसी ने भी नहीं करवाया। ठीक है जी, और अभी बारिश की बूंदें पड़ी हैं और आप देखें क्या मंजर है।
बारिश तो आई नहीं है, बारिश से पहले बारिश चल रही है, इधर थोड़ी पड़ी है, ये देख ले आप, देखो क्या शर नशर है, देख रहा है आप सामने, तेरे सामने है। यूसुफ गोट, सिद्दीक गोट, अब्दुल रहीम गोट, नासरी गोट और सुरजानी टाउन के जो इलाके हैं इस वक्त झील का मंजर पेश कर रहे हैं, और इसलिए कि सिर्फ चंद मिनट की बारिश हुई है। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम गलियां पानी से भर चुकी हैं, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि लोगों का ये कहना है कि ज़रा सी बारिश ने यह हशर कर दिया, अगर ये बारिशों का सिलसिला मज़ीद कई रोज़ तक जारी रहा तो यहाँ लोग गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी डूब जाएंगे, उनके घर तबाह होंगे, उनका मालो असबाब ज़ाया होगा। लोगों ने यह भी कहा कि पिछले साल की बारिशों के बाद उनसे वादे किए गए थे कि उनकी मदद की जाएगी, लेकिन वो वादे ही क्या जो वफ़ा कर दिए जाएं। बिल्कुल खुर्शीद भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो वादे ही क्या जो वफ़ा हो जाएं, और कराची वालों के लिए स्पेशली ऐसे इक़दाम कहाँ हैं जो कि कभी हो ही जाएं। काश कराची वाले खड़े होकर ये कह दें कि नहीं, इक़दाम हुए हैं। इसी मामले पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब ने। इम्तियाज़ साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त का, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कराची वाले जो हैं इनकी ज़िंदगी से वक्त तो गुजरता जा रहा है लेकिन वक्त नहीं आ रहा। चंद घंटों की बारिश में जो सड़कों के हालात हमने देखे हैं वो ऐसे थे कि दिल दुख रहा था। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आईं। बारिशों का असल स्पेल तो अभी आना है, यानी असल जो है चीज़ अभी बाकी है। ये तो आई थिंक शायद ट्रेलर था, हम उसके लिए तैयार हैं। जो चीज़ अभी आने वाली है, जो बारिशें अभी होंगी, आपको लगता है तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल तैयार है जी। और ये बारिश का आज हुई, कुछ अर्सा थोड़ा टाइम हुई लेकिन काफ़ी बारिश हुई, तेज़ हुई, कुछ इलाकों में बहुत तेज़ हुई, लेकिन फिर भी आपने देखा कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। थोड़े अरसे के लिए पानी आया, फिर ड्रेन होकर निकल गया, और ना कोई सड़क समंदर बनी, ना कोई सड़क दरिया बना। और ये सिलसिला बारिशों में ज़रूर होता है कि पानी थोड़ी देर जमा होता है, फिर ड्रेन आउट होकर निकल जाता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं और इंतज़ामिया ने अपना पूरी तैयारी कर ली हुई है, और इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छे तरीके से फेस करेंगे। और बारिशों में ज़रूर पानी जब आता है तो मतलब ज़रूर कुछ देर तक कुछ सड़कों पे पानी खड़ा होता है, लेकिन थोड़ी देर में ड्रेन हो जाता है, जिस तरह आज हुआ। और थोड़े अरसे में आपने देखा तो कहीं भी पानी नहीं था भी तो बिल्कुल ही बहुत थोड़ा था, जो कि थोड़े अरसे में निकल गया। ठीक है, आपको लगता है कि तैयारी मुकम्मल है? सर तो मुझे बताएं उस तैयारी से मुताल्लिक की जो सफाई का काम होना था, जो बरसाती नाले और 3 बड़े नाले हैं, क्या अपडेट्स है? क्योंकि ज़ाहिर है तजावुज़ात को भी ख़त्म किया गया, कुछ जगह पे चौड़ा किया गया नालों को, तो हालिया बारिशों में गुज़श्ता साल जैसी सूरत हाल तो दिखाई नहीं देगी इन कामों के बाद? इंशाल्लाह जी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। नालों की सफाई हुई है, FWO ने भी की है, सिंध गवर्नमेंट ने भी की है, मिलकर भी की है। तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल इस दफ़ा बेहतर होनी चाहिए, और इस वक्त इंतज़ामिया पूरी अलर्ट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और DMCs भी अलर्ट हैं। तो ये सूरत हाल बेहतर होगी इस दफ़ा, और पिछली दफ़ा की तरह पानी जमा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत हुई है इस पर। और वो के कुछ तजावुज़ात अभी बाकी हैं, कुछ लोगों की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से, लेकिन नालों की सफाई होती रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी जिस तरह पहले थी, और पानी निकल जाएगा, जैसे आएगा तो निकल जाएगा। इम्तियाज़ साहब, ये उम्मीद तो पूरे कराची को, अल्लाह करे कि ये उम्मीद बढ़ाए और मामलात जो हैं, हालात जो हैं, कुछ हमें बेहतर नज़र आए। जब भी बारिश होती है कराची वालों के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं लेकर आती, बहुत सारे इंसानों की जानें इसकी नज़र हो जाती हैं। हमने देखा कि कल बारिश हुई, फिर से करंट लगने से एक जो है मौत वो रिकॉर्ड हुई, एक बच्चे की जान चली गई। इस साल के दौरान, ये जो पूरा एक साल गुजरा, गुज़श्ता टाइम से लेके अगर मैं आज के वक्त तक की बात कर लूँ, इस दौरान के इलेक्ट्रिक ने क्या काम किया है? क्या कोई के इलेक्ट्रिक से पूछने वाला, बाज़गश्त करने वाला है? बिल्कुल जी, उनसे पूछने वाले हैं। जो वाक़या हुआ है आज बच्चे का, फौतगी का, बहुत ही अफसोसनाक है, और हमें उनके ख़ानदान से, उनके घर वालों से दिली हमदर्दी है। और इस वाक़े पर जो भी वो कानूनी एक्शन उठाना चाहेंगे, सिंध हुकूमत उनके साथ है, उनकी मदद करेगी। और इसी वजह से ही हम बार बार कराची इलेक्ट्रिक ने भी और हम गवर्नमेंट ने भी ये इश्तिहारात भी दिए, TUPP का स्टेटमेंट्स भी निकाली कि बारिश से ये चीज़ें होती हैं, करंट्स वगैरह लगने के वाक़यात होते हैं। और मतलब उसमें कराची इलेक्ट्रिक का को तो तंबीह भी कर दी गई है, उनको इतला भी कर दी गई है
लेकिन अगर कोई बच्चा उसे आता है तो मतलब उसको इस वाक़े की तहकीकात अभी पूरी तरह नहीं हुई, लेकिन ये है कि मतलब इस तरह के वाक़यात अक्सर होते हैं और तार से करंट लगने के। और कराची इलेक्ट्रिक को जो जितना काम करना था उतना काम नज़र नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली पूछने वाले हैं, पूछेंगे हम, और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे उनका फैमिली तो हम उनके साथ रहेंगे, उनकी मदद करेंगे। और कराची इलेक्ट्रिक से भी मैंने तफसील से इस वाक़े की तफसीलात पूछी हैं और एक्सप्लेनेशन कॉल दिया है, और शायद कल परसों तक हमें वो रिपोर्ट भी दे देंगे। करेंगे, ये बात आप बार बार कह रहे हैं सर, अब तक क्यों नहीं हुआ? ये तो हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं सर? देखिए जी, ये कराची इलेक्ट्रिक की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का इंतज़ाम करे कि बिजली चलती भी रहे और किसी को करंट भी न लगे। लेकिन एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत से यहाँ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एहतियात करना लाजमी बन जाता है सूरत हाल को देखते हुए। तो इस वजह से कुछ इलाकों में बंद कर दी जाती है बिजली, जहाँ जहाँ उनको खदशा होता है कि कुछ अर्थ का मसला न हो या कहीं और तार गिरे हो न हो। लेकिन बहरहाल ये काम उनका है कराची इलेक्ट्रिक का, और हम उसकी मीटिंग्स भी करते रहे हैं जिसमें उनको बार बार तंबीह कर दी गई है। और इसमें इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि इसमें नुकसान न हो, किसी का किसी जानी नुकसान न हो। और ये जिस तरह जाता है उसका बंदोबस्त भी होना चाहिए, कराची इलेक्ट्रिक को करना पड़ेगा कि बारिश होते ही बिजली बंद न हो, लेकिन वो कुछ इलाकों में बिजली बंद कर देते हैं एहतियात के तौर पे ताकि कोई जानी नुकसान न हो। अच्छा इम्तियाज़ साहब, एक और मामले पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। गवर्नर सिंध, हमने हमेशा उन्हें तनकीद करते देखा कि चंद घंटों की बारिश होती है तो गवर्नर सिंह जो है वो तनकीदी जुमलों पर आ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने उनसे कराची ट्रांसमिशन प्लान के लिए फ़ंड्स पर बात की, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में बड़ी बात हो रही थी कि फ़ंड्स मिलेंगे, ये काम भी हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा, और स्पेशली वो जो वफाकी हुकूमत ने देने थे पैसे, वो पैसे मिलने की कोई उम्मीद अभी है या फिर अगला ऐलान होने की उम्मीद है कि अब कोई और ऐलान होगा? देखिए जी, गवर्नर हाउस जो जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, गवर्नर हाउस एक सियासी मरकज़ बन गया है, वो कि उनका मैंडेट नहीं है आइनी तौर पे, वो सिर्फ सिंबॉलिक हेड हैं, उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना नहीं चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि मतलब पूरा का पूरा गवर्नर हाउस सियासी मरकज़ बन गया है और वहाँ से बैठ के सियासत होती है, और ख़ास तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ वफाकी वज़रा आते हैं, वहाँ सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं और मतलब तनकीद का निशाना बनाते हैं उन चीज़ों को जो उनका हक नहीं बनता वहाँ गवर्नर हाउस में बैठ के करें। सियासत करनी है तो बाहर आके करें। गवर्नर साहब से इतना तो नहीं हुआ कि वो बारिश में निकल के दौरा करते देखते क्या है क्या नहीं है। हालांकि उस दूसरी तरफ हमारे वज़रा, हमारे एडवाइज़र्स वो पूरे शहर में नज़र आए, पूरे इस इंतज़ाम को देखने के लिए कहीं कोताही ना हो, कहीं पानी जमा ना हो। तो ये सिर्फ गवर्नर हाउस में बैठ के वहाँ बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। तो जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है कि कई दफ़ा ऐलान कर चुके हैं लेकिन कभी भी पैसे दिए नहीं गए। कई अरबों का ऐलान किया था, प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके किया था, वो भी नहीं हुआ। NFC अवार्ड जो हक है सूबे का, उसके पैसे पूरे नहीं मिलते तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्लान के पैसे कहाँ से मिलेंगे। और न ही हम उनके प्लान के पैसों पर हम मतलब कोई इंतज़ार में बैठे हैं। सिंध हुकूमत अपना भरपूर तरीके से कराची और जो दूसरे अर्बन सिटीज़ हैं हमारे, उसके लिए जो भी प्लान बनाए हमने अपने ADP में और अपना हमारे बजट में हमने रखे। तो हमें उनके पैसों का नहीं, मतलब उनको पैसे देने होते तो कभी का दे चुके होते। तो हम उनके पैसों के इंतज़ार में नहीं, और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ठीक, इम्तियाज़ शेख साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। अल्लाह करे कि वाकई ऐसा हो कि आइंदा जब बारिशें हों तो हम जो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं वो तैयारी हमें दिखाई भी दे। बढ़ते हैं आगे। जब बात बारिश की हो रही है तो ऐसे में चूँकि ईद उल अज़हा सर पर है और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, इसकी बात कर लेते हैं। चूँकि माजी में देखा गया कि जब ईद से पहले बारिश हुई तो यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो हमें उनकी कलई खुलती नज़र आई। लेकिन अब क्या सिचुएशन है? अब भी तो बारिश हुई है, अब क्या सिचुएशन है कि अब तो कहीं पानी नहीं खड़ा। उसके साथ साथ एक सवाल ये भी होता है कि बारिश हो गई, क्या मंडी गिर गई, क्या जानवर के रेट कम हो गए? तो या मुझसे ऐसे मुझे जैसे मैं कल मंडी गई आप गई, क्या बताती नहीं है? नहीं मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा आपने, हाँ वो कल जानवर लाइव खरीदा था? बिल्कुल, वो मैंने जानवर लाइव खरीदा 9.5 लाख का। खैर जिसमें 9 लाख का सिर्फ खाना खाया था।
खैर जब भी बारिश होती है तो हम ये देखते हैं कि मंडी जो है वो तालाब का मंजर पेश करती हमें नजर आती है। इसलिए कहा जाता है कि मवेशी मंडी जो है वो डूब गई है, रेट नीचे आ गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में ना सिर्फ व्यापारी बल्कि खरीदार भी हमें परेशान नजर आते हैं। इस बार सूरत हाल क्या है? क्या मंडी में बारिश ने तबाही मचाई है या फिर नहीं? और क्या वाकई इतने अच्छे इंतजाम थे कि बारिश होने के बावजूद जानवर महफूज हैं, व्यापारी महफूज हैं, मंडी का माहौल वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था? ये वो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रजा साहब ने। यावर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मसाइल और इंतजामी उमूर पर ज़रा मैं बाद में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले कल जो बारिश हुई है उसके बाद आज मंडी की सूरत हाल क्या है? अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये मंडी जब भी ये बारिश होती है उसके बाद मंडी की सूरत हाल का जायजा लेना बहुत जरूरी होता है। वो कह रही बारिश हो गई, वो गिर गए दाम, वो बिल्कुल आपकी बात रियलिटी होती है। और क्योंकि जैसे ही बारिश होती है और वैसे भी ये चांद की तारीखें स्टार्ट हो गई है, ईद के अंदर टोटल 7-8 दिन रह गए, तो ये मंडी व्यापारी का एक बना हुआ माइंडसेट बना हुआ है कि अगर बारिश हो जाएगी तो हम प्राइस डाउन करके अपना माल जल्द अज जल्द फरोख्त करके निकल जाएंगे। अच्छा, यही खरीदार के एंड पे भी ऐसा ही है। वो भी इंतजार कर रहे होते हैं इसके अंदर कि यार बारिश हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो व्यापारी है वो इस माल को सेल करके जाने की कोशिश करेगा कि कितना जल्द अज जल्द हम चले जाए। तो शायद ये रीजन होता है इस प्राइसेस के डाउन होने का। सेकेंडली, मुझे बिल्कुल आइडिया है कि आपने हर साल देखते हैं कि जब शुरू के 40 डेज होते हैं और कराचीइट्स के पास जानवर घर लेके जाने की जगह नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ फेस्टिविटी के तौर पे इस इवेंट को, इस एशिया की सबसे बड़ी मंडी को विजिट करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही चांद नजर आ जाता है उसके बाद हमारे यहाँ बाइंग ट्रेंड है, उसके बाद खरीदारी शुरू होती है। और उसी असना के अंदर अगर बारिश हो जाए तो और खरीदारों के मजे हो जाते हैं। और यावर साहब, अब तो हम देख भी रहे हैं जो फोरकास्ट है कि वो ईद तक बारिशें हैं, बीच में 1-2 दिन की ब्रेक है, अदरवाइज बारिशें हैं। हम एक्सपेक्ट यही करें कि दाम गिरते रहेंगे। अच्छा, दाम गिरते रहेंगे नहीं, एक लिमिट तक तो है, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा था कल की खरीदारी बहुत स्पीड में थी। जिस तरह से बारिश की तेजी थी इसी तरह से खरीदारी की स्पीड। अच्छा यावर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर सिर्फ आप मुझे ये बता दें, चूंकि ज़रा चांद हो गया, उसके बाद पहले दिन ही बारिश हो गई, उसके बाद ही आपने देखा कि बहुत लोग वहाँ खरीदारी को, कल के दिन में सिर्फ एक दिन में बारिश के बाद कितने जानवर बिके? अच्छा, कल इवनिंग के अंदर रश ज्यादा हो गया। मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट कोई 30,000 से ऊपर जानवर कल दिन की हमारी स्लिप थी जो निकलने की थी। ये 30,000 के करीब जानवर आपके सेल हुए कल। अच्छा यावर साहब, एक और चीज़, बारिश जब होती है तो यकीनन मंडी जो है वो अक्सर ऐसा लगता है कि कीचड़ की सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है और ऐसा मंजर होता है कि शायद गीली मट्टी, कीचड़ हर जगह। फिर जब लोग आते हैं यहाँ पर, उनको इस तरह के माहौल से बचाने के लिए और एक अच्छा मंडी का मंजर पेश करने के लिए क्या इस दफ़ा बेहतर इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि बारिशों की पेशगोई तो काफ़ी अरसे से थी, या हम यहाँ पर भी यही सुनेंगे कि सब अच्छा है कि तो बात हो रही थी लेकिन जैसे ही बारिश हुई दावे पानी में बह गए? अच्छा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दूँ। एक तो ये है कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमारे पास टीम थी। एक तो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स हमारी, जो कि रेड टी शर्ट्स में आपको काम करती हुई नजर आएगी। एक हमारे पास रेन एमरजेंसी थी जो कि हमें कंट्रोलमेंट बोर्ड की तरफ से फैसिलिटेट किया गया था और एक पूरी टीम हमें मुहैया की गई थी। अच्छा, जैसी कल बारिश हुई और बारिश के ख़त्म होने के बाद उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, हमारे यहाँ कैटेगरी के अंदर 2 मेजर कैटेगरीज हैं। एक तो वो कैटेगरी है जो जनरल ब्लॉक्स में आती है, वहाँ पे कीचड़ की सूरत हाल होती है और उसको हम थ्रू ट्रैक्टर जो है वो फैला के, क्योंकि देखिए ये एक आर्जी मंडी है, यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पे रोड्स को जो बनाया गया है वो उसी कच्चे वाली जगह को तैयार किया जाता है। अच्छा, कीचड़ की सूरत हाल जनरल ब्लॉक में बिल्कुल है। उसके लिए हमने ट्रैक्टर्स मंगवाए हुए जो कि उसको फैला रहे हैं और चीज़ों को स्मूथ करें। और जो बाकी आपका जो मेन ब्लॉक्स हैं, जहाँ पे मेन पट्टियाँ जहाँ पे लगी हुई हैं, वहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर है। तो दोनों तरह के सेगमेंट्स हैं और हम दोनों से निपटने के लिए तैयार भी हैं और काम भी कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई अभी तक ऐसी खबर तो नहीं सुनने को मिली सर कि किसी बीमारी की वजह से, बारिश की वजह से कोई जानवर मर गया हो? अच्छा, देखिए इसके अंदर 6.5 लाख जानवरों की जगह है। अच्छा, इसमें हमने पहले से ही वेटनरी डॉक्टर्स की टीम, फ्यूमिगेशन की टीम
और इंसानी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे वैसे ही डिप्लॉय की हुई है। तो इस वजह से शायद हमें इतना ज़्यादा फेस करने को नहीं मिला। अगर कोई जानवर, क्योंकि इस पूरी बारिश से निपटने के लिए तो आपके पास हर चीज़ इक्विप्ड है, लेकिन 6.5 लाख जानवरों की जगह है, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे बीमारी वगैरह वो नॉर्मल जैसे होते हैं ना, बुखार हो रहा है किसी जानवर को, ऐसी चीजें तो होंगी, लेकिन इस बारिश की वजह से कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई वैसे जानवर मरा है अभी तक जब से मंडी लगी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं। अल्लाह करे आगे भी ऐसा ना हो सर, ये हमारी दुआ है। जाहिर है ये जो व्यापारी आए हैं वो बिल्कुल उस उम्मीद के साथ आते हैं कि जिन्होंने इतना पाल पोस के जानवर को बड़ा किया है, वो चाहते हैं कि ज़ाहिर है अब उनको उस मेहनत का सिला मिले। और इसके साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ इस कोविड के साथ साथ जो इकोनॉमी के ऊपर स्लो डाउन इफेक्ट है, ये मंडी उस स्लो डाउन इफेक्ट। जी ठीक है जावर साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे अभी। और इसमें देख रहे हैं हम कि सिर्फ कल के दिन जब बारिश हुई 30,000 जानवर इस मंडी से बिके हैं और बहुत ज्यादा रेट नीचे भी आया है ना। लेकिन एक लिमिट तक ही आएगा, एक लिमिट तक आएगा। आप जो कहते हैं रोजाना बारिश होगी तो रोजाना रेट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेट गिरेगा लेकिन इतना नहीं गिरेगा। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की जानी बढ़ते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब आपको बताएं कि नारे लग रहे हैं, वादे हो रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 32 लाख से ज़ायद राय दहिंदगान 25 जुलाई को 5 साल के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी PTI और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि मरकज़ में तो PTI की गवर्नमेंट बैठी है, जिसकी वजह से उनके उम्मीदवारों को दीगर जमातों के उम्मीदवारों पर बरतरी अच्छी खासी हासिल है। लेकिन अवाम की नज़र में कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन जीत सकता है, ये कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो कि उनके इलाके के मसाइल हल कर सकता है, ये एक सवाल है। और जब इलाके के अवामी मसाइल की बात की जाती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कौन है ऐसा शख्स जो कि मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दे सकता है और कौन है जो कि वादों को निभा सकता है। शुएब जो हैं आज़ाद कश्मीर गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर आवाम की राय जानने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक ये पहला सेगमेंट है जो हम आपको दिखाएंगे और आगे चल के हम डेली बेसिस पर आपको ये सेगमेंट्स दिखाते रहेंगे कि वहाँ पर इलेक्शन की सूरत हाल है क्या। तो देखते हैं कि शुएब जब गए और मिले लोगों से तो उनकी क्या राय थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। 25 जुलाई मार्का है, इंतखाबात है, यहाँ पर 45 हलके हैं और उनमें से कई हलके ऐसे हैं जहाँ पर कड़ा तगड़ा मुकाबला है कैंडिडेट्स के दरमियान। हम इस वक्त मौजूद हैं बाग डिवीजन में और जब बात हो रही है बाग की तो बड़ा खूबसूरत बाग, बड़ा प्यारा इलाका। इस वक्त भी जो बैकग्राउंड है उसमें जो घरों की छतें हैं उनके रंग मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं। मौसम भी प्यारा है, ये पूरे मुल्क में गर्म मौसम, यहाँ का मौसम कदरे बेहतर। कल बारिश हुई थी, मौसम और शानदार हुआ था, पारा गिरा था, लेकिन इंतखाबात की वजह से माहौल हमें गर्म दिखाई दे रहा है, पारा चढ़ता चला जा रहा है। अब देखते हैं 25 जुलाई कितना टर्न आउट होता है। देखते ये भी हैं कि कौन जीतता है, PMLN पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चूंकि माजी में ये होता आया है कि जिसकी वफाक में हुकूमत वही यहाँ पर बनाता है हुकूमत। ऐसे में PTI के वो कैंडिडेट्स जो ये उम्मीद रखते हैं कि जीतने के बाद वो PM के कैंडिडेट होंगे, PM बनने के बाद क्या करना चाहते हैं वो। और इसके साथ साथ जब हम आवाम में जाएंगे तो ज़रा सवाल करेंगे माजी में हुकूमतें बनाने वालों ने यहाँ पर क्या किया और अब जिनसे उम्मीद बांध ली है आवाम ने, क्या उम्मीद बांध ली, क्या करने जा रहे हैं वो कैंडिडेट्स कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतती है तो क्या करेगी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, काम क्या क्या हो सकता है, जॉब के मसाइल हैं, डेवलपमेंट का काम होना है। कई इलाके ऐसे जहाँ पर सड़क नहीं जाती, टूरिज़्म को अगर फ़रोग़ देना है, टूरिस्ट को प्रमोट करना है तो टूरिस्ट को यहाँ फैसिलिटेट करना होगा, रास्ते, होटल्स और जो सहूलियात हैं उस पर काम करना होगा। क्या जो भी हुकूमत यहाँ पर बनेगी वो इस पर संजीदा है, इसकी बात करेंगे, कुछ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेंगे और आवाम में जाएंगे, उनकी राय आपके सामने लेकर आएंगे। स्टे विद मी। कश्मीर में पार्टी परचमों की बहार है, चूंकि इंतखाबात का मौसम है, लेकिन हम उस जगह पर हैं जहाँ पर सारे परचम एक साथ हैं। चूंकि स्टॉल है, यहाँ पर लोग आते हैं, कोई आता है बाइक पर परचम लगाने के लिए, कोई आता है बैज लगाने के लिए, कोई टोपी लेकर यहाँ से जाता है।
तो ज़रा सवाल ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस पार्टी के सपोर्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और परचम खरीद रहे हैं, टोपियाँ लेकर जा रहे हैं, बैज ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक जी। कितने दिन से आपने स्टॉल लगाया है? यार तकरीबन 10 दिन हुए। 10 दिन हो गए। 10 दिन में मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा झंडा बिका? पीपीपी का। पीपल्स पार्टी का? पीपल पार्टी का। कितने झंडे बिके हैं आपके पास? यार तकरीबन बहुत ज़्यादा बिके, 100 से ज़्यादा बिके। और पीपल्स पार्टी के बाद किसके झंडे बिके हैं? पीटीआई का। पीटीआई के कितने झंडे बिके? उस थोड़े बिके हैं। कितने थोड़े? क्योंकि उसने खुद अपने झंडे लेके आए ना, तो वो सारों बंदों को मुफ्त दे रहा है। अच्छा, पीटीआई वाले खुद मुफ्त झंडे बांट रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बिलावल नहीं लेकर आए झंडे? नहीं वो नहीं दे। पीपल्स पार्टी वाले नहीं लाए झंडे? वो लेके आए। वो भी लाए? हाँ वो भी लाए। उन्होंने छोड़ दिया सपोर्टर को, जाओ खुद खरीदो। हाँ बिल्कुल हमारा ऐसे ही है। सपोर्टर का ख्याल ही कोई नहीं पीपल्स पार्टी को। क्यों नहीं है? लेकिन खुद खरीदने पड़ रहे झंडे उनको तो। तो खास बंदों को दे रहा है ना। पीटीआई वाले हर आम खास को दे रहे हैं। वो भी इस तरह करता है ना। पीटीआई वाले सबको दे रहे हैं। हर बंदा को इधर नहीं आता है ना, उधर जो खास बंदे है उसको स्टिकर भी दे रहा है, उधर से झंडी भी मिल रहा है। पीटीआई वाले सब चीजें दे रहे हैं। हाँ वो भी पार्टी वाले नहीं दे रहे। वो भी दे रहे हैं। अच्छा, फिर भी लोग खरीद रहे हैं? और फिर भी लोग खरीद रहे हैं। वो दे रहे हैं फिर भी ले रहे हैं? हाँ फिर भी ले रहे हैं। क्या बात है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। दो बुजुर्ग हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने इस हुकूमत बनते यहाँ पर देखा है वो क्या राय रखते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक, किसको वोट वो दे रहे हैं, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक है। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि अभी इंतखाबात में वोट आप किस जमात को देंगे? ज़रूर आप पूछ सकते हैं। हम वोट जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी। आप भी वोट जमात इस्लामी को? जमात इस्लामी को देंगे। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताएं, जमात इस्लामी ने माजी में यहाँ पर क्या काम किया? 2005 में जो ज़लज़ला है, किसी तंजीम ने, हुकूमत ने भी, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ने एक पैसे का काम नहीं किया। जमात इस्लामी ने तमाम लोगों का राशन, उनके हर किस्म की सहूलत, उनका मदद। अभी ईद कुर्बानी आ रही है, गरीबों का कुर्बानी का गोश्त देंगे, हर मुश्किल की घड़ी में लोगों के काम आते हैं। सर मुझे आप भी बताइएगा कि अगर जमात इस्लामी ने इतना अच्छा काम किया, ज़लज़ले का वक्त हो या उसके अलावा कोई आफत की बात हो, आवाम की खदमत की बात हो, इतना काम जमात इस्लामी ने किया, तो वोट क्यों नहीं मिलता? हुकूमत में क्यों नहीं आते? वोट इसलिए नहीं मिलता है कि लोगों का, ये जो हमारे लीडरान हैं ना, इन्होंने इनकी ऐसे रास्ते पे लगाया हुआ है कि अगर हमें वोट ना दिया तो हम आपको रोड कौन ला के देगा, आपको ये अपना बिजली का खंभा कौन लगा के देगा, आपको ये रोडें और ये रास्ते पक्के करवा के स्कूल बनवा के कौन देगा। बुजुर्गों से बात की, उनकी राय आपके सामने रखी। नौजवान क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं इंतखाबात से मुतालिक, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किस जगह से हैं आप? जी मैं अब्बासपुर से तल्लक है। कौन सा हल्का है ये? ये LA18 पूंछ शेख। LA18। आप भी उसी हल्के से? नहीं, मैं दिरकोट से हूँ, गरबी बाग हल्का LA14। LA14। जी जी ठीक है। पहले मुझे आप बताएं, इलेक्शन में हवा किस जमात की चल रही है? इंशाअल्लाह PTI। अच्छा, पूरी उम्मीद है? जी जी इंशाअल्लाह। वोट PTI के कैंडिडेट को देंगे? जी इंशाअल्लाह। मुकाबला सख्त लग रहा है या लगता है आराम से जीत जाएंगे? आराम से जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। आप मुतमईन हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उससे, यानी वफाक में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उससे मुतमईन है? जी इंशाअल्लाह। क्या ऐसा काम है जिससे आप मुतमईन हैं? देखें जी कि हमारे लीडर हैं इमरान खान, वो आए तो उन्होंने एहतसाब का काम शुरू किया। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी था। इन लोगों ने 70 साल से इस मुल्क को लूटा है, ठीक है, तो एहतसाब इन लोगों का होना चाहिए। एहतसाब हो गया? अभी जारी है, इंशाअल्लाह हो रहा है। पैसा वापस आ गया? आएगा। जॉब्स आ गई? आएंगी इंशाअल्लाह। घर बन गए? बनेंगे। बेरोजगारी खत्म हो गई? जी ज़रूर इंशाअल्लाह। होगी या हो गई? होगी इंशाअल्लाह। गुर्बत खत्म हो गई? हो जाएगी। हुआ क्या है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हम इंशाअल्लाह। सिर्फ उम्मीद हुई है? जी जी सिर्फ उम्मीद हुई है? उम्मीद पे कायम है हम। उस उम्मीद की वजह से वोट देंगे? ये दुनिया उम्मीद पे कायम है, ठीक है। अपने कैंडिडेट से मुतालिक बताएं, मुतमईन है टिकट जिसको मिला उससे ही मिलना चाहिए था? जी मैं बिल्कुल मुतमईन वाले, मैं समझता हूँ कि जो टिकट गरबी बाग हल्का LA14 में जुला वो मेरठ के ऊपर मिला है और वो मेजर रिटायर लतीफ़ खलील को मिला है। वो तकरीबन पिछले 20 साल से उस हल्के की पसमानगी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इमरान खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने उनको टिकट देकर मेरठ, और जो इमरान खान मेरठ की बात करता है उसको मैंने समझता हूँ कि इसको इंडोर्स किया है और इंशाल्लाह गरबी बाग हल्का LA14 में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का नाम आपने लिया, मैंने सुना है ग्रोह बंदी है, बैरिस्टर सुल्तान का एक ग्रोह है और तनवीर इलियास साहब का एक ग्रोह, ऐसा है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर बात है जहाँ पे मेन पावर्स होती हैं, पावर पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे बाज़ इशू भी होते हैं, लेकिन सबका हतमी फैसला ये है कि इमरान खान जिसको मुंतखब करेंगे उसी के ऊपर इंशाअल्लाह सारे जमा होंगे। बात कर रहा हूँ सैयदा नाइला साहिबा की, मोबिलाइज करते हैं ख़वातीन को, वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वर्किंग हियर इन आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सुना है आपके बारे में और मैं देख भी रहा हूँ कि जिस तरह आप कॉर्नर मीटिंग्स भी अरेंज करवा रही हैं, ख़वातीन को मोबिलाइज कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन उनका बड़ा अहम रोल होता है माशरे में। और जब बात हो इलेक्टोरल प्रोसेस की, जब बात हो इलेक्शंस की, भले ख़वातीन कैंडिडेट्स बहुत कम हमें इस इंतखाब में नज़र आ रही हैं, बट स्टिल ख़वातीन का रोल है, आप उन्हें मोबिलाइज़ करें। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, किस तरह आप मोबिलाइज़ कर पा रही हैं? तो ख़वातीन बेसिकली हर एक जो सेक्टर है वहाँ पे आपको मिलेंगी और उनका मोबिलाइज़ होना ज़रूरी है। जहाँ पॉलिटिकल जो आप कह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में ये बात ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर या सपोज़ करें कि ज़िला बाग के अंदर बहुत कम ऐसा है एक कॉन्सेप्ट के जिसको मतलब जो डेवलप होने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि ख़वातीन इतनी एक्टिव हों। लेकिन चूँकि मेरा थोड़ा सा ये है कि मेरा घराना चूँकि सियासी था, मेरे फादर सियासी थे अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो है यूँ समझ लें कि एक्टिव मेंबर थे, फ्रंट लाइन के मुजाहिद अव्वल के साथियों में उनका शुमार था। तो इस तरह से यह है कि मैंने शुरू से ही एक सियासत को अपने घर में, अपने साथ, अपनी परवरिश के दौरान, अपनी ग्रूमिंग के दौरान अपनी सियासत को देखा और इस तरह मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं हो रहा। अब आगे यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने ज्वाइन किया है इसीलिए क्योंकि खान साहब की जो पॉलिसी है और जो थीम लेके वो चल रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए और आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने आप को और हमें रिप्रेजेंट किया है, हमारा वकाला किया है, तो वो चीज़ उसने हमारा दिल जीता है। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जब विज़िट कर रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आया और कुछ ख़वातीन भी आ रही हैं, आगे चल कर उनसे बात भी करते हैं कि ख़वातीन क्या सोचती हैं इलेक्शन प्रोसेस को लेकर और जो यहाँ पर अब वोटिंग का अमल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे प्लीज़ पहले आप बताएं कि अब कुछ दिन बाकी हैं और इंतखाबात हैं यहाँ पर, पहले तो ये बताएं, पूछ लूँ अगर आपसे, वोट किसको देंगी? लाजमी बात है, जो कंडीशन जा रही है मुल्क को, कौम की, तो इस वक्त पीटीआई को ही देंगे, खान साहब को देंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह। यहाँ की ख़वातीन ने ये फैसला कर लिया है या आपको लगता है कि नहीं सिर्फ ये कुछ ख़वातीन की सोच है अभी? नहीं, मोस्टली तकरीबन 97% ये यकीन से कह सकते हैं कि पीटीआई। आपके अपने हल्के की बात करें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यानी ख़वातीन जब मिल बैठती हैं तो बात खान साहब की होती है? खान साहब की होती है, बिल्कुल डे नाइट उन्हीं की बातें होती हैं। अच्छा, आप भी यही राय रखती हैं? खान साहब से मुतमईन है यहाँ के सब लोग की तरक्की के लिए वही काम करते, एक जिम्मेदार और ईमानदार बंदे वही साबित हो रहे। अच्छा, तो हम उनकी फेवर करते। ख़वातीन के यहाँ पर जनरली इशूज़ क्या हैं? तालीम के हैं, सेहत के हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, क्या मसाइल हैं? जॉब्स के भी हैं ज़्यादातर। अच्छा, हेल्थ के थे तो वो तो चलो, और बस यही प्रॉब्लम। खातून यहाँ की जॉब करना चाहती है? जी, करना चाहती जी। उसके लिए मौके नहीं है? जी नहीं। आपको लगता है कि आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सीट्स लेती है, जीतती है, हुकूमत बनाती है, तो ख़वातीन के लिए जॉब्स के मौके होंगे? जी इंशाल्लाह। इलेक्शन से मुताल्लिक मज़ीद बात करते हैं। ज़हूर साहब साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। इमरान खान ने जब कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, उन्होंने बनकर दिखाया? जी, उन्होंने खुलकर बात की है। इससे पहले कभी बात नहीं हुई? 73 सालों में कभी किसी हुक्मरान ने ऐसी बात नहीं की है जो उन्होंने की है। इन्हीं खान साहब ने जो कह दिया एक बार कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, और उन्होंने आवाज़ जो बुलंद की, फॉरेन ऑफिस ने की, गवर्नमेंट ने की, ये एक ऐसी चीज़ रही जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जितने लोग हैं वो हम नज़र आ रही है तारीफ़ करते हुए इस बात की, मैक्सिमम मेजॉरिटी हमें, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा यहाँ दिखाई दे रही है। यही वजह? बिल्कुल यही बात है। कश्मीर के लिए वो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरा तो अपना आइडिया यही है कि ये अपने आइंदा इलेक्शन से पहले ये महंगाई भी बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा और मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। ज़बरदस्त जनाब। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुतालिक जो कि आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे। अब आपको बताएं कि स्वात की तहसील है मट्टा, जहां पर बिलियन ट्री मंसूबे के तहत 4 साल पहले लगाए गए पौधों ने
बंजर पहाड़ों को सरसब्ज़ शादाब बना दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस जंगल की वीडियो को ट्वीट करके इसके हुस्न की तारीफ़ की है। माजी में बंजर पहाड़ों से जंगलात तक के सफ़र की कहानी सैयद शहाबुद्दीन की ज़ुबानी सुनिए। जी बिल्कुल, समा की टीम पहुंच गई है तहसील मटक के इलाके टांग बंड में, और टांग बंड में हम आपको दिखाएंगे वो पहाड़ जो माजी में बंजर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हरियाली है, सब्ज़ा है, मौसम सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो ये टांग बंड के वो पहाड़ है जो माजी में बंजर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हरियाली है, सब्ज़ा है। हमारे साथ मौजूद है महकमे जंगलात के SDFO शरीफुल्लाह खान। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कब ये पौधे लगाए गए थे, कितनी तादाद में लगाए गए थे और वो कितनी पुरुमीद है, बताइएगा। ये रकबा 2016-17 में इमरान खान की बिलियन ट्री एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के तहत 201 हेक्टेयर रकबे पर मुश्तमिल 2,16,000 पर्शियन पाइन और दियार की पौधे लगाए गए थे, जो भी अभी एक घना जंगल बनता जा रहा है। अच्छा, ये बताएगा कि इस जंगल से या इन दरख्तों से माहौल पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि मौसमियाती तगय्युरात की वजह से काफ़ी तब्दीली आ रही है। इंशाल्लाह इसका लोकल जो माइक्रो क्लाइमेट है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी और जंगल हयात का मस्कन एक महफूज मस्कन साबित होगा। ये भी बताएगा कि अभी ये पौधे जो है हम देख रहे हैं कि इस जो है हम देख रहे हैं कि दरख्त बनते जा रहे हैं, तो कितने साल लगेंगे तनावर दरख्त बनने में और घना जंगल बनने में? इंशाल्लाह आइंदा 20-25 सालों में ये तनावर दरख्त बन जाएंगे और एक घना जंगल होगा। बहुत शुक्रिया। शरीफुल्लाह खान की बातें अपनी सुनी। उनका ये कहना था कि 201 हेक्टेयर अराजी पर उन्होंने 2,16,000 पौधे लगाए थे, अब ये दरख्त बनते जा रही है और उनका ये कहना है कि आइंदा 20 से 25 साल तक लगेंगे तनावर दरख्त बनने में और ये घना जंगल साबित होगा, जिससे न सिर्फ माहौल में बेहतरी आएगी, जो मौसमियाती तगय्युरात है इनके असरात भी कम होंगे और यहाँ के हुस्न में भी इजाफा होगा। सैयद शहाबुद्दीन, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे। नाजरीन, हर फोटोग्राफर की ये ख्वाहिश होती है कि अहम शख्सियात की तस्वीर उसे खींचने का मौका मिले। लाहौर में एक ऐसा स्टूडियो मौजूद है जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान समेत मुल्क की जो नामवर शख्सियात हैं उनकी पिक्चर क्लिक हुई है। ये कहानी है ज़ैदी स्टूडियो की, जहां तकरीबन 5 लाख नेगेटिव्स का ज़ख़ीरा मौजूद है। शाहिद ज़ैदी इस स्टूडियो के रूह रवां हैं जिन्होंने आयशा अता से गुफ्तगू की और माजी की यादों में खो गए। करार पाकिस्तान हुआ था तो उस दिन कायदे आज़म अपने आप आए थे यहाँ तस्वीर अपनी खिंचवाने, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। लियाकत अली खान भी आए, बेगम लियाकत अली भी आए, गुरमानी साहब, ऑल द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड पॉलिटिशियंस, दे ऑल यूज्ड टू कम ओवर हियर। मेरे वालिद साहब इलाहाबाद से आए थे, आन के यहाँ उन्होंने काम शुरू किया था। 1930 में जब मेरे वालिद साहब ने ये जगह किराए पर ली, उस वक्त बहुत प्रेस्टीजियस लोकेशन थी। जितने और फोटोग्राफर थे, कुछ अंग्रेज थे, हिंदू थे, सिख थे, उनके स्टूडियोज इतने बड़े नहीं होते थे। आर्काइव्स में हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है हमारा, तकरीबन कोई 5 लाख इमेजेस हैं। वालिद साहब वगैरह तो सारे स्टूडियो के अंदर ही काम करते थे, मैं स्टूडियो के अंदर बैठ नहीं सकता था। जब मलिका आई, मैं प्रेस फोटोग्राफर्स के साथ मैं पहुंच गया वहाँ। मैंने टेलीफोटो लेंस लगाया था, 35 मिलीमीटर के कैमरे से मैं तस्वीरें खींची, जो कि प्रेस फोटोग्राफर के लिए अनहोनी बात थी। मेरे पास ऐसा कैमरा था जिससे कि मैं वो तस्वीर खींच सकता था और मैंने वो खींची, वो हमारी आर्काइव्स में है। सब अच्छे लग रहे थे, कायद आज़म भी, फातिमा जिन्ना भी, खान साहब मज़ीद ज़्यादा ऐसा लग रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जनाब। अहम खबर है, ईद के बाद विफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल मुतवक्के है। काफ लीग, MQM और इत्तेहादियों को वजारतें दी जाएंगी। किसको कौन सी वजारत मिलेगी, ये अहम सवाल है। एक दफ़ा फिर से तब्दीली सरकार तब्दीलियाँ करने पर मजबूर है या बाजिद है, या फिर चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती नज़र आ रही है, क्योंकि खान साहब ये बारहा कह चुके हैं कि जो वज़ीर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो घर जाएगा। अब देखते हैं कि वो घर जाएगा या फिर कुर्सी से जाएगा और किसी और कुर्सी पर जाकर बराजमान हो जाएगा। तो अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना में मजीद वज़रा को शामिल करने पर गौर। देखते हैं कौन कौन से वज़रा अब काबीना का हिस्सा बनेंगे, इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास बताएगा, मजीद वज़रा को शामिल करने की बात की जा रही है, कुछ इत्तलात हैं कौन कौन विफाकी काबीना का हिस्सा होगा, कोई इन होगा या फिर कोई आउट होगा? देखें, काफ लीग की तरफ से चौधरी मोहम्मद सिलाई जो हैं वो इस वक्त फेवरेट हैं, और काफ लीग जो कि इत्तेहादी है हुकूमत की, और वजीर आजम की तरफ से शुरू दिन से ही कहा गया था कि काफ लीग को 2 वजारतें दी जाएंगी। तो अब ये फैसला कर लिया गया है कि काफ लीग में चौधरी मोहम्मद सिलाई, जिनकी मुलाकात भी हुई थी वजीर आजम से कुछ दिन पहले, उनको एक वजारत दी जाने का इम्कान है, बल्कि फैसला भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ MQM और दीगर इत्तेहादियों के साथ भी जो वादे किए गए हैं उसके मुताबिक उनको वजारतें दी जाएंगी। जुल्फी बुखारी दोबारा से कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। फैसल वावडा, जिनसे ये वजारत ली गई थी, लेकिन अभी तक ताहाल ये फैसला नहीं हुआ कि फैसल वावडा को कोई वजारत देनी है या नहीं देनी। MQM और बाप को भी एक वजारत मिलने की उम्मीद है, लेकिन हतमी फैसला वजीर आजम ने करना है। मौजूदा वज़रा में से कुछ वज़रा को घर भी भेजा जा सकता है और नए वजीर मुमलिकत भी और बनाए जा सकते हैं। तो अब ये फैसला ईद से कबल या ईद के फौरन बाद कर लिया जाएगा। काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, कुछ इन होंगे और कुछ आउट होंगे। जिन इत्तेहादियों से वादा किया गया है उनके वादे भी पूरे किए जाएंगे। यानी ये बात ये समझें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कई वज़रा ऐसे हैं जिन्हें ईद की कुर्बान के बाद अपनी वजारत कुर्बान करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल शोएब, मौजूदा कैबिनेट के अंदर आपको पता है कि इमरान खान का जो स्टांस होता है परफॉर्मेंस बेस्ड स्टांस होता है, और उनकी कोशिश होती है कि टीम में जिस तरह वो शफल करते थे अपने क्रिकेट दौर में, वो कैबिनेट के अंदर भी हमने देखा है कि मुसलसल रीशफलिंग करते हैं। तो अब ये फैसला किया गया है कि चूंकि अब इत्तेहादी हैं, आखिरी टाइम रह गया है, 2 साल रह गए, तो इत्तेहादियों से जो शुरू दिन के वादे थे अब वो वादे निभाने का वक्त भी आ गया है, और कुछ वादे अब भी हुए हैं बजट से पहले भी कुछ मुलाकातों के अंदर। काफ लीग, MQM और बाप को ये नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल वजारतें दी जाएंगी, लेकिन उनको वजीर मुमलिकत भी के ओहदे भी दिए जा सकते हैं और वजारतें भी दी जा सकती हैं। अपनी फैसला वजीर आजम ने करना है। ताहम जुल्फी बुखारी को दोबारा कैबिनेट में वापस लिया जा रहा है, और काफ लीग के जो मोहम्मद सिलाई, जुल्फी बुखारी को सेम पोर्टफोलियो पर वापस लिया जा रहा है। अब्बास जी, सेम पोर्टफोलियो पर जुल्फी बुखारी जो है वो वापस आएंगे, क्योंकि जो एंटी करप्शन की इंक्वायरी थी वो भी फाइनल मराल पर है, और डे टू डे वजीर आजम को उस इंक्वायरी का पता लग रहा है। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि जुल्फी बुखारी मुमकिन है जब बताया जाए कि उसमें बेकसूर है तो उनकी वजारत वापस आ जाए। ये फैसला कर लिया गया कि जुल्फी बुखारी को कैबिनेट में वापस लिया जाएगा बतौर जिस तरह वो काम कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तान के ऊपर। थैंक यू अब्बास शबीर, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। आगे बढ़ते हैं जनाब, और ऐसे बदकिस्मत बेटों की बात करते हैं जिन्हें मौका मिला दुनिया में जन्नत कमाने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने नसीब में शायद दोज़ख की आग लिखवा ली। हम कहते हैं कि माँ बाप में से कोई एक भी अगर हमारे साथ मौजूद हो ना, तो उनकी इतनी खिदमत करें कि आप शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने इस खिदमत पर दुनिया में आपके लिए जन्नत लिख दी है। क्योंकि माँ बाप की जो खिदमत जब हम करते ना, हम एक रात का कर्ज भी नहीं चुका सकते। और ये तो वो बेटे हैं जो कि पढ़ लिख कर शायद माँ ने सोचा होगा कुछ बन जाएंगे, बाप ने सोचा होगा कुछ बना दूंगा, इसलिए मेहनत मजदूरी की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और जब शोएब हम बात करते हैं ना बेटों की, तो हमारे मुआशरे में ये अलमिया है कि दुआएं मांगते हैं ना बेटों के लिए कि अल्लाह बेटा दे, बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। लेकिन जिन बेटों का हम जिक्र करेंगे सहारा नहीं, ये शायद मैं ये कहूँगी, मुझे इंतहाई माजरत के साथ ही कहना पड़ा है कि ये सहारा नहीं, बल्कि ये ऐसे बदबख्त बेटे हैं, बदनसीब बेटे हैं जिन्होंने अपने लिए दुनिया में वो घर बनाया है जो कि जिसका ठिकाना आखिरत में दोज़ख का गहरा हिस्सा है। बेशक, और जब बात हो औलाद की, तो अब तो महक बहुत एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कि अब बेटियां सहारा बनती हैं, बेटियां माँ बाप को नहीं छोड़ती, बेटियां ताकत बनती हैं, बेटियां माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं। अब जब बात इनकी हो रही है
इनकी बेटी नहीं थी, वरना मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बेघर ना होती। रिफ़तुन्निसा आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे प्लीज़ बताइएगा अपने शौहर से मुताल्लिक इंतकाल कब हुआ और फिर अब आप अकेली रहती हैं? लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इससे पहले वो बिज़नेस करते थे और मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। उनको मैंने ग्रो अप किया है और पढ़ाया है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और मैं अपने घर में रहती हूँ, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है घर, लेकिन मैं और मेरे बच्चे उसी में रह रहे हैं। तो एक बेटा शादीशुदा है, वो अलग होता है, अलग रहता है, सेपरेट रहता है। तो ये तीनों बच्चे मुझे सपोर्ट करें और वो बच्चा भी मुझे सपोर्ट करे फाइनेंशियली, मॉरली भी। माँ जी, आपने फाइनेंशियली सपोर्ट की बात की तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या बच्चे या आपके बेटे जो हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, कोई खर्चा नहीं देते, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते? अभी वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। सिर्फ अहमर जो बच्चा है ये मुझे सपोर्ट करता है अच्छी तरह से, मेरी लुक आफ्टर करता है, मेरी मेडिसिन, मेरी हर तरह की मेरी खिदमत करता है और मेरी हर तरह से मेरी ग़िज़ा दवा सबका इलाज का मेरा लिहाज रखता है। आपको क्या लगता है, एक की तो चलो शादी हो गई बट फिर भी ज़ाहिर जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है और माँ बाप की जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है और इस ऐसे तरीके से अंजाम देनी चाहिए। आपको लगता क्या है, ये क्यों अहमर के अलावा बाकी जो बेटे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल क्यों हैं? उनको ये सोचना चाहिए बच्चों को कि एक दिन हमारे ऊपर भी ये स्टेज आएगी, हमारी एज भी ऐसी हो जाएगी कि हम भी अपने बच्चों के मोहताज होंगे, कि वो हमारी फाइनेंशियली भी खिदमत करें, हमारी फिज़िकली भी वो हमारी खिदमत करें, हर तरह से जैसे हमने उनके साथ की थी। और उन्हें कभी हमने महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हें ये चीज़ ज़रूरत है। हम खुद ब खुद उनको सपोर्ट करते थे, प्रोवाइड करते थे, तो वो भी हमें प्रोवाइड करें हमारी ज़रूरत की चीज़ें। हमें ज़रूरत है पैसे की, हमें ज़रूरत है उनकी खिदमत की। हाथों से मैंने अपने बच्चों को पाला है, मैंने उनको नौकरों के हवाले नहीं किया, मैंने खुद उनकी खिदमत की है। तो वो भी इसी तरह से करें, वो क्यों नहीं करते? क्या सोसाइटी ने उनको इतना कर दिया है या हम डिग्रेड हो गए? हम क्यों डिग्रेड हो गए उनकी नज़र में? और इंतहाई दुख की बात ये तो है माँ जी कि शायद अब हमारे मुआशरे का ये अलमिया बन गया है कि जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी ये जिम्मेदारी नहीं रही है। आपकी अदालत से दरख्वास्त क्या है? जिस खर्चे की आप बात करें उस हवाले से जो आपने अदालत में दरख्वास्त की है, मैं उससे मुताल्लिक भी जानना चाहूँगी। मैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इनको प्रेस करे कि वो मुझे मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी इतनी इनकम है। जो लास्ट वन बचा है उसके चौथा बच्चा भी आने वाला है इस दुनिया में, तो अगर वो 4 बच्चों को और बीवी को और अपने ससुराल को खिला पिला सकता है तो माँ को पीछे क्यों फेंका हुआ? क्या वजह है? माँ को क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करा कि ये मेरी माँ है? क्या उसे भूल गया कि मैंने उसे ग्रो अप किया था? और इन सब बच्चों के लिए मैंने एक से एक बढ़कर डिफ़िकल्टी सही है इस दुनिया में। इनका बाप तो एक बीमार आदमी था, तो मुझे मर्द बनकर उनके साथ निभाना पड़ा। बिल्कुल, माँ की तो जब बात हो तो माँ की एक रात का जागना, इसका भी हम हिसाब नहीं दे सकते, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी सख्त ही नहीं होती। मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, इन हालात को देखने के बावजूद बच्चे अगर सपोर्ट नहीं कर रहे अहमर के अलावा, फिर भी जब बेटों का ख्याल आपके दिल में आता है तो बेटों के लिए आप दुआ करती हैं अल्लाह से? बेटों के लिए कोई बात करती हैं? क्योंकि ज़ाहिर माँ फिर भी बद्दुआ नहीं देती। दुआ में मैं अल्लाह ताला से इनके लिए नेकी और हिदायत मांगती हूँ और इनके लिए मग़फ़िरत मांगती हूँ, और सबके बच्चों के लिए, सबके बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको भी अपने बच्चों की तरह से ही देखती हूँ और सबके लिए नेकी और हिदायत का रास्ता मांगती हूँ अल्लाह ताला से। अल्लाह हिदायत दे, ये दुआ आप मांगती हैं तो हम भी कहते हैं अल्लाह हिदायत दे। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। ये बड़े दुख की बात है, बल्कि ये बड़े शर्म की बात है कि हम उस माशरे से हैं जहाँ एक माँ को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है अपने हक़ के लिए। जब एक माँ को
अदालत जाना पड़ता है ये कहने के लिए कि मेरे बेटे मुझे कुछ देते नहीं है, खर्च नहीं देते। ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म का मकाम है हमारे लिए। बढ़ते हैं आगे, पानी की बात कर लेते हैं। पानी एक नेमत है, लेकिन अगर वो पानी सही हालत में ना मिले तो जहमत बन जाता है। आज हम बात करें बलूचिस्तान की, जहां साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी कई अमराज को जन्म दे रही है, जिसमें सर फहरिस्त है हेपेटाइटिस। हालिया रिपोर्ट से ये मालूम हुआ है कि सूबे में साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी और वाटर फिल्टर प्लांट्स की खराबी के बायस हेपेटाइटिस का मरज बढ़ रहा है। ये भी मालूम हुआ है कि रवां साल के जो पहले 6 महीने हैं इसमें हेपेटाइटिस सी और बी के 10,000 मरीज सूबे के हॉस्पिटल्स में लाए गए हैं। बहुत बड़ी फिगर है, 10,000 पेशेंट्स ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, जबकि 3,000 मरीज सिर्फ और सिर्फ जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए हैं। क्या जाफराबाद एक हॉट स्पॉट बन चुका है हेपेटाइटिस का, और इससे मुताल्लिक क्या काम हो रहा है, हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत साहब, 10,000 पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं सिर्फ 6 महीने में, और जाफराबाद से ही 3,000। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि हो क्या रहा है सर? जी, बुनियादी तौर पे जो कंटेमिनेटेड वाटर है ये मेन काज बन रहा है हेपेटाइटिस बी और सी का। और ये खसूसन सिंध से जो पानी कीर्तर कैनाल और जो गुडू बैराज से पटफीडर में पानी आती है, ज़ाहिर है वो सिंध के मुख्तलिफ एरिया से होकर आती है, वहाँ पे ये कंटेमिनेटेड हो जाती है और यही पानी जो है यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये केसेस। और हमने पहले भी पिछले साल भी इस पे आवाज़ उठाया था कि ये जो पानी वहाँ से आती है, जो गंदा पानी है, जो फुजला है, वो इसमें मिक्स ना किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली ये पानी मिक्स कर देते हैं ताकि वो पानी की जो मिकदार है उसको बढ़ा के बलूचिस्तान भिजवाया जाए, ताकि कोटा जो है वो इंक्रीज दिखाई दे, लेकिन उसका एक ये नुकसान सामने आ रहा है। दूसरा ये है कि लोग भी कम एहतियात करते हैं। हमने कैंपेन ड्राइव किया था कि प्रिवेंटिव रिजीम में कि लोग जो है पानी उबाल के पिए, लेकिन उस तरफ भी लोगों का ध्यान कम है। तीसरी वजह यह है कि लोग बार्बर शॉप में जाते हैं, शेव कराते हैं, तो जो डिस्पोजेबल रेज़र है उसका तकाजा कम करते हैं, और जिस तरह का भी रेज़र या ब्लेड इस्तेमाल किया जाए लोग उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करते, उसकी वजह से भी बढ़ रही है। तीसरी वजह यह है कि लोग जो वैक्सीन है वैक्सीनेशन नहीं कराते, जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास कम या ताई डॉक्टरों के पास जाते हैं, या फिर जो रिवायती इलाज है वो कराते हैं। हेपेटाइटिस बी सी को यरकान का नाम देकर कुछ लोग गले में प्याज लटका देते हैं, और जूं जूं प्याज का कलर फेक होना शुरू हो जाता है, पीला होना शुरू हो जाता है, एक अकीदा है लोगों का कि शायद वो प्याज जो है सारा जो यरकान है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो है ये उनकी बीमारी ख़त्म होगी। तो फिर वो एक ऐसे स्टेज में फिर पहुंच जाते हैं कि फिर लीवर सिरोसिस हो जाती है, लीवर जो है श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और फिर उस मरहले पे इलाज का भी इतना फ़ायदा नहीं होता। अलगर्ज के बलूचिस्तान गवर्नमेंट में बलूचिस्तान अवामी इंडोमेंट फंड के नाम से जो एक्यूट डिजीज़ हैं जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट भी है, उसमें 1 लाख से 1 करोड़ तक किसी आम शख्स को भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, और काफ़ी लोगों के हमने ट्रांसप्लांट जो है इस्लामाबाद के अल-शिफा हॉस्पिटल में, पाकिस्तान के दीगर हॉस्पिटल्स में हमने कराए हैं। लेकिन यह है कि हमारा कैंपेन जारी है, वैक्सीन हमारी अवेलेबल है 10 प्रिजन्स में। अभी हमने ये कैंपेन शुरू किया है क्योंकि जेल में भी हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। बलूचिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स जो है डिक्लेयर किए हैं, जिसमें मेनली नसीराबाद डिवीजन्स के हैं, जिसमें नसीराबाद है, जाफराबाद है और बाग का एरिया, कुछ और एरियाज हैं। तो 14 डिस्ट्रिक्ट जिक्र भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के फोकस जाफराबाद का जैसा हमने जिक्र भी किया, कता कलामी की माजरत, लेकिन जो वजूहात आपने बताई इसमें पहली वजह साफ़ पानी का ना होना। हमने देखा था कि पानी की किल्लत पर जो है वैसे ही बड़ी लड़ाइयाँ रही हैं, इसकी तकसीम पर झगड़ा रहा है। अगर जितना पानी मिल रहा है और वही पानी साफ़ भी नहीं होता, आवाम को वो पानी साफ़ नहीं मुहैया किया जाता, आपकी नज़र में ये ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? आवाम को साफ़ पानी मुहैया करना, पीछे से गंदा आ रहा है लेकिन जितना पानी मिल रहा है उसको साफ़ करना आपकी नज़र में किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है।
नॉट ओनली प्रोविजन ऑफ वाटर, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमने आवाम को पहुंचाना है, और ये आवाम की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट जब कोई कैंपेन रन करती है, अवेयरनेस ड्राइव कोई हम शुरू करते हैं, उस पर अमल करें। पानी हमारा फोकस है, 300% जो है हमने ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन के लिए एलोकेट किए हैं। 9 अरब से 29 अरब तक हमने उसमें इजाफा किया, 20 अरब का इजाफा, और 2 बिलियन का इसके अलावा हमारा कच्ची प्लेन प्रोजेक्ट है जिससे हम लोगों को पानी फराहम कर रहे हैं। कोस्टल बेल्ट में आरओ प्लांट्स हम लगा रहे हैं, और इसी तरह 445 हमारे पुराने जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनमें कोई 106 वो ख़राब हो गए थे, 60 को हमने रिपेयर कर लिया है। और इसके अलावा भी जो डैम्स हैं उस पर हमने काम का आगाज़ किया है। 2500 नए ट्यूबवेल्स के स्कीमात इन 3 सालों में हमने इंस्टॉल किए हैं, और सोलराइजेशन 250 ट्यूबवेल्स, क्योंकि बहुत एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई वो मुअत्तल हो जाती थी, उसको 2500 ऐसे 250 ऐसे ट्यूबवेल्स को हमने सोलराइजेशन पे कन्वर्ट किया है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इसके हवाले से बहुत बड़ा हमारा फोकस है, और इसके अलावा हमारा जो है सोलर सिस्टम पाइपलाइन और प्लानिंग का जो है स्टैंडर्डाइजेशन का एक स्कीम है वो चल रहा है। 7 बिलियन रुपीस का हमने अभी फेज़ 1 फेज़ 2 में फिजिबिलिटी मुकम्मल करके खसूसन जाफराबाद, नसीबाराबाद, डेरा लायार, बाग, कच्ची, इन एरियाज को पानी की फराहमी के लिए 7 अरब रुपए का एक फिजिबिलिटी स्टडी हमने मुकम्मल करके फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाया है, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट 50-50% हम पैसे एलोकेट करके इस पे भी काम का आगाज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। की तारीख में आप देख लें कभी इतने स्कीमात जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन अब इस पर काम हो रहा है। ठीक है लियाकत साहब, थैंक यू वेरी मौजूद थे आप, और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे, और अब हम बात करेंगे एक अहम दौरे की। हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, जो कि इस वक्त जारी है। 3 रोज़ा दौरे पर हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त दुशांबे में मौजूद हैं, और वहीं से हमें उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब, थोड़ा सा बताइएगा, तीन रोज़ा दौरा ये बड़ी अहम ज़ाहिर है अहम दौरा होता है, तो थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस से मुतालिक पहले शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के लिए, लेकिन मैं इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, और जो इस खित्ते के अहम ममालिक हैं उनके साथ अफगानिस्तान की जो उभरती हुई सूरत हाल है उस पर मैं तबादला ख्याल करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करना चाह रहा हूँ, और उनकी जो असेसमेंट है उससे मुस्तफीद होना चाहता हूँ। कल मेरी ताजिकिस्तान के वजीर खारजा से एक तफसीली गुफ्तगू हुई है इस मौजू पर। मेरी आज मुलाकात है उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा से, कजाकिस्तान के वजीर खारजा से, और अफगानिस्तान के वजीर खारजा से भी मेरी मुलाकात होगी, और इंशाअल्लाह मैं मिल रहा हूँ रूस और चीन के वज़ीर खारजा से। अब ये सारे अहम प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर भी रखे हुए हैं, और उसको दुरुस्त करने में उनका अहम किरदार भी हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि इनसे मशावरत की जाए और मिलकर मजबूत हिकमत अमली अपना। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, समझता है, और जितने ये ममालिक हैं जिनसे इंटरेक्शन होगा, अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल सुधरती है सब फायदेमंद होंगे। खुदा ना खास्ता अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो सब मुतासिर होंगे। तो ये एक सुनहरी मौका है कि ये इनकी क़यादतों से वज़ीर ख़ारजा से एक मशावरती अमल को आगे बढ़ाया जाए। शाह साहब, आपने कहा कि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो मुतासर सब होंगे, मुतासर रीजन होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ताजिकिस्तान भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। चैलेंजेस सेम है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान?
जी आपका सवाल जी, ताजिकिस्तान पाकिस्तान दोनों मुतासिर होंगे, हम दोनों हमसाए हैं। अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं, जंगी की सूरत हाल बढ़ती है, तो इन्फ्लक्स जो होगा वो इन्फ्लक्स पाकिस्तान कर सकता है। कल मौजूद पर ठीक है से लंबी नशिस्त हुई। शाह साहब, मैं कमेंट आपका लेना चाहूँगी मोहित यूसुफ की स्टेटमेंट पर, जो वो कह रहे हैं कि हम अफगान पनाह गुज़ीनों की अब पाकिस्तान में मौजूदगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि हम इस चीज़ को अपनी आवाम के लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आज भी 30 लाख से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीनों की खिदमत कर रहा है, और ये हम कई दहाइयों से कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जब तवज्जो हटा दी, उसके बावजूद हमने अपने महदूद वसाइल पूरा कर लाते हुए उनकी खिदमत जारी रखी। अब खुदा ना खास्ता मजीद कोई इन्फ्लक्स आता है तो हम इसके मुतहम्मिल हो नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने बड़ी मेहनत से 70,000 जानों की कुर्बानी देने के बाद और बहुत से इकोनॉमिक लॉसेस बर्दाश्त करने के बाद अपने एरियाज को क्लेंस किया है, दहशतगर्दी से पाक किया है। हम नहीं चाहेंगे कि इस नए यलगार में कुछ ऐसे नाज़र, देखिए अक्सरियत तो मुझे यकीन है मासूम लोगों की होगी, और आज भी जो अफगानिस्तान के पनाहगज़ीन पाकिस्तान में रह रहे हैं, अक्सरियत, वाज़े अक्सरियत मैं कह रहा हूँ, वो मासूम लोग हैं और वो बाइज्जत तरीके से अपने घरों को लौटना चाहते हैं। लेकिन उसकी आड़ में, उस इन्फ्लक्स की आड़ में ऐसे अनासर भी दाखिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आके हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाएं, यहाँ हमारे जो इस्तेकाम है, अमन है, उसे मुतासर करें। मुहतात रहना हमारा फर्ज है, हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, हम उनके दोस्त हैं, हम ताउन करना चाहते हैं, हम इंसानी जो हमदर्दी है उससे भी गाफिल नहीं है, लेकिन हमें भी हक पहुंचता है कि हम अपने मासूम लोगों की जानों को बचाएं और उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और शाह साहब, जो हमें अफ़गान तालिबान हर चीज़ की मुखालिफत करते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो हम तुर्की और अमेरिका का काबुल एयरपोर्ट पर जो एक मुफाहिमती बातचीत हुई है, जो एयर डिफेंस को फ़ाल करने की बात हुई है, उसकी बात कर लें, या फिर हम ये बात कर लें जो कि जो बाइडन की स्टेटमेंट है, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? वहाँ पर मौजूद तालिबान आखिर कौन सी बातचीत चाह रहे हैं, किस तरह के मकासद चाह रहे हैं, कौन सा ऐसा कदम अब उठाना चाह रहे हैं, कुछ आपको आइडिया है? हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेकाम हो। ये अमन और इस्तेकाम तभी मुमकिन होगा जब जितने फरीक हैं वो मिल बैठकर मसाइल को हल करेंगे। आज जब मेरी अफगान वजीर खारजा से अभी कुछ घंटों बाद मुलाकात होनी है, मैंने उनसे यही समझने की कोशिश करनी है कि हम आपकी क्या खिदमत, क्या मदद कर सकते हैं, और आप कब तक हम पर तोहमतें लगाते रहेंगे, हम पर शक व शुबा करते रहेंगे। हम समझते हैं कि माजी की गलतियों को मत दोहराइए और आइए मिल बैठकर रास्ता निकालें। हम तो दावत देना चाहते हैं, जितने अहम शख्सियात हैं अफगानिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत में है, चाहे नॉर्दर्न लीडर्स हैं या अफगान हुक्मरान हैं, कि वो आए, बैठे, मिलकर हमसे गुफ्तगू करें और बताएं कि हम किस तरह मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल, हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है शाह साहब, एक लास्ट कमेंट इस पर भी कीजिएगा कि अब ज़ाहिर भारतीय कौंसल खाने पर भी उनका कब्जा है, भारत अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा है सर? देखिए, भारत ने बदकिस्मती से एक स्पॉइलर का रोल प्ले किया है।
और मैं बारहा कह रहा हूं, और मेरी आज जो इंटरेक्शन होगा वज़ीर खारजा से, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें भारत पर, क्योंकि भारत जो खेल खेल रहा है वो जो इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव है अमन का, इस्तेहकाम का, जो अमेरिका का है, जो रूस का है, जो चीन का है, जो खित्ते का है, भारत उसमें खलल डाल रहा है। वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके भारत को इस मनफी रवैये से मना करे और वो कहे कि वो परहेज करे और अफगानिस्तान को अमन से रहने दे। ठीक है शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन एक छोड़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। और हर वक्त इनकी ये जो एनर्जी है वो हाई रहती है। क्या आपको मालूम है बच्चों के लिए पैदल चलना फिरना कितना मुफीद है? और ये जो हम बात करते हैं चलने फिरने की, बच्चों की, चाहे 1 साल का बच्चा भी हो, उसके लिए जब वो चलना स्टार्ट करता है तो रात को ज़रा हम पैर भी दबा रहे थे, टांगे भी दबा रहे थे कि बच्चा थक गया, इसने नया चलना स्टार्ट किया। बट ये कितना ज़रूरी है उसके लिए एक्सरसाइज? अब कहना चाहिए कि बच्चे के लिए घर में छोटी सी जिम कितनी ज़रूरी है, 1 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो। इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन की डॉक्टर अनोखी खानम साहिबा ने, पीडियाट्रिशियन है एट एप्पल ट्री फैमिली क्लिनिक एंड विद द डायरेक्टर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। 1 साल का बच्चा कितना चलना फिरना चाहिए उसको जब वो चलना स्टार्ट कर देता है? तो जितना वो चाहता है। जितना वो चाहता है? जितना वो चाहता है। और रात को जब टांगे दर्द करें उसकी तो फिर नहीं, दर्द करना नहीं चाहिए। कभी कभार बच्चे को वो होते जो हम कहलाते हैं ग्रोथ पेन, वो तो नॉर्मल प्रोसेस होती है। हमें नहीं पता ये क्यों होता है, मगर चंद बच्चे में होते हैं, हर बच्चे में नहीं होता। अच्छा, ठीक है। मगर जब बच्चे चलने शुरू करते हैं तो आप उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको चलने दें, चलने दें, उन्हें आज़ादी से फिरने दें, छलांग मारने दें, गिरने दें, जो भी करना है करने दें। जब ये छोटे होते हैं ना, तो जब ये गिरते उसी से वो सीखते हैं। यस, ठीक है। अगर आप इस बच्चे को गिरना नहीं देंगे ना तो वो कैसे सीखेगा नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे ज़्यादा खेलते कूदते हैं, फिर वो थक जाते हैं और बुखार हो जाता है उन्हें, ऐसा होता है? नहीं होता। नहीं, अच्छा, बुखार जो होती है, बुखार जो होती है थकावट की वजह से नहीं, ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। इन्फेक्शन का सिम्टम है, इन्फेक्शन की सिम्टम होती है। मट्टी में खेल रहे हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया, इसलिए बुखार हो गया। ये हीट स्ट्रोक जो होती है सेपरेट चीज़ होती है। मगर ये जो लोग बोलते हैं मेरा बच्चा ने बहुत खेला है, या ठंडा हवा लगा है, या ठंड हो रही थी, या ये हो रहा था इसलिए बुखार हुई थी, ये गलत बात है। बुखार का मतलब इन्फेक्शन। तो अगर आपके बच्चे को बुखार हो रही है तो आपको ढूंढना है कि बुखार कहाँ से आ रहा है, इन्फेक्शन कहाँ पर है। हम तो ये भी कहते हैं कोई और आया था बाहर से, वो देख के क्या बच्चे को बुखार हो गया, मेरा बच्चा खेल कूद रहा था, नजर लग गई ना, नजर लग गई। नजर लगना भी इन्फेक्शन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बच्चा ज़्यादा खेल कूद रहा है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो फिर खुराक भी ऐसी होनी चाहिए ना, फिर क्या वालिदैन को क्या खिलाना पिलाना चाहिए? बच्चे के नॉर्मल कैलोरी कंजम्पशन होती है, ठीक है। हमारी पाकिस्तान में आदत होती है कि हमें तो मोटे मोटे बच्चे चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, जब बहू पतली चाहिए लेकिन जो पोता है वो मोटा चाहिए। हाँ। आपका अपना बेटा मोटा, और जब भी कोई मुझे अपना बेटा ऐसा हो, जब भी कोई मुझे बोलता है कि आप बहुत हेल्दी लग रही है, मुझे पता है वो मुझे मोटे बुला रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत इंसल्ट हो जाती हूँ। तो हमारी ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करनी चाहिए। बच्चे की ऑटोमेटिक कैलोरी कंजम्पशन होती है, इसको ज़बरदस्ती खाना मत खिलाना, उनको सही से टाइम पर सुलाना है, सही से टाइम पर खाना खिलाना है, मगर हेल्दी खाना, सेहतमंद चीज़ें। ये जो चिप्स, बिस्किट्स, केक्स, ये स्नैक्स नहीं होती है, नगेट्स, ये स्नैक्स नहीं होती है, ये जंक फूड होती है। फ्रेंच फ्राइज, मैंने बोला है अपनी पेशेंट्स को कि आपके बच्चे को यही सोच लो कि सारे जो ये पोटैटो, उर्दू में क्या बोलते हैं, आलू, कभी कभार अल्फाज भूल जाती हूँ। आलू जो है ना, सोचो कि ये जंक फूड है, क्योंकि वरना अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ तो आधा दिन बच्चा फ्रेंच फ्राइज खा रहे घर के पके हुए, और पेरेंट्स सोच रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज खा रहे घर के पके हुए तो हेल्दी है। ऑयल पोटैटो में इतनी ज़्यादा हिफाजती चीज़ें नहीं होती है, स्टार्च ज़्यादा होता है। बिल्कुल, स्टार्ट में बच्चे को आलू बॉयल करके दे रही होती हैं। तो जो जिसी सब्जी या फल या गोश्त के साथ आप शुरू कर रहे खाना, कोई बात नहीं, कर लें। अगर आप आलू देना चाहते हैं तो दे दे,
ठीक है, मगर क्या होता है कि ये आधा दिन बच्चा फिर सिर्फ आलू ही खाता है, फिर आलू बन जाता है। आलू बन जाता है। हाँ, फिर आलू बन जाता है। अभी माँ कहती मेरा बच्चा देखे कितना मोटा है। हाँ, तो इसलिए मैं बोलती, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, परेशान होते हैं, मेरा बच्चा रोटी नहीं खा रहा है, दाल नहीं, वो चावल नहीं खा रहा है। तो मैंने बोला बच्चा क्या खा रहा है? वो तो सिर्फ वो गोश्त या ये सब्जी अकेला खा रहा है, पालक ऐसे हाथ के साथ खा रहा है। मैं तो हाँ एग्जैक्टली, मैं तो हंस रही हूँ। मैं बोल वो ही तो चीज़ खाना चाहिए। वो तो बहुत अच्छी बात है। यस, मेरी कोई फिक्र नहीं होती कितनी रोटी बच्चा ने खाया, मुझे पता होना चाहिए कि बच्चे ने कितनी सालन खाए, कितनी सब्जी खाए। और ये याद रखना, ये जो है मुट्ठी, ये हमारा पेट का साइज़ है। हम सब लोग मोटे हैं क्योंकि हम कितने खा रहे हैं, इस पेट के साइज में कितना खाना घुसाने चाह रहे हैं। नहीं, इस मुट्ठी में हम दो रोटियां कैसे डालते हैं, एक प्लेट बिरयानी कैसे डालते हैं, शादी में बूफे कैसे डाल लेते हैं इस मुट्ठी जितने पेट में। मैं यही सोच रही हूँ कि इस मुट्ठी के बराबर अगर पेट खाओ तो ये पता नहीं 5-6 मुट्ठियाँ बच गई। तो सही कहते हैं, यहाँ तक भर गए। हाँ, इसलिए हम सब वजनी बहुत बड़े हैं क्योंकि बचपन से हमारी आदत बन गई है। हमारे माँ बाप हमें ठोक ठोक कर खाना खिला रहे हैं, और फिर हमारी जो ब्रेन के अंदर जो एपेटाइट सेंटर है जो हमें बताता है कि अब पेट भरा हुआ है, वो बंद हो जाता है। जब आप बच्चे को फोर्स ठोक ठोक कर खाना खिला रहे हैं तो ये एपेटाइट सेंटर, ये जो सेटेशन सेंटर है कि पेट भरा है, बंद हो जाता है, और फिर बच्चा भूल जाता है कि कैसे पता होता है कि मेरा पेट भर गया, और फिर मोटे बच्चे बन जाते हैं। और फिर टीनेज ईयर्स में मेरे पास बच्चे हैं जो इतने मोटे मोटे गोल गोल, अब बाद में ज़रा मसाइल बढ़ जाते हैं। हाँ, और देन डायबिटीज़, प्री डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल हाई होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रही है टीनेज ईयर्स में। 13-14 साल के बच्चे, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हम बचपन में बच्चों को ठूस ठूस के खिला रहे हैं और ज़्यादा खिला रहे हैं। हाँ, और बच्चा का आदत हो गया बहुत खाना, और फिर कचरा भी खाना, ये सारे फ्राइज, बिस्किट, ये सारी चीज़ें। और लोग सोचते हैं कि नहीं कभी कभार लेता है। मैंने कभी कभार दिन में 4 दफ़ा। एग्जैक्टली, मैंने बोला आपने कभी लिखा है कि कितनी दफ़ा लिया है? अच्छा, मैं यही सवाल आपसे करना चाहती थी कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि खाते ही सिर्फ हैं, और फिर माँ बाप कहते हैं चलो कुछ तो खा रहा ना, लेकिन जैसे जंक फूड की बात हो रही है, अगर वो नहीं देना बच्चे को, ये नहीं खिलाना, तो फिर क्या उसे भूखा रहने दें? हाँ, भूखा रहें और वो खिलाएं जो उसके लिए सही है। हाँ, क्योंकि बच्चा कभी भूखे नहीं मर के थे। अगर बच्चा खाना ज़बरदस्ती नहीं खा रहा है तो उसका मतलब है कुछ मसला है, ठीक है, सेंसरी डिसऑर्डर या ऐसी कुछ। अगर मेरे पास 15-18 महीने के बच्चे आए जो वो सॉलिड्स पर बहुत मुश्किल से खिलाते हैं, ठीक है, उनकी सेंसरी डिसऑर्डर, मगर ये बहुत रेयर चीज़ है, ये आम बच्चे में नहीं होते, ज़्यादातर नहीं होते। क्या होता है मेरे पास ज़्यादातर क्या आता है कि माँ बाप इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो दूध पिला रहे, और फिर बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है, बहुत कम खून हो जाती है क्योंकि ज़्यादा दूध पिलाने से खून की कमी हो जाती है, ठीक है, वो सॉलिड्स नहीं दे रहे। और फिर सेम थिंग, अगर आप कचरा खिला रहे हैं तो बच्चा का भूख नहीं लगेगी, एम्प्टी कैलोरीज दे रहे हैं। अच्छा, जैसे बच्चे होते हैं ना, मतलब मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं कि एक बच्चा अगर फ्राइज खा रहा है तो कहेगा यही चाहिए अम्मा, फिर अम्मा ये कहती है कि अच्छा बाहर से नहीं, घर में बना के मैं दे देती हूँ। आपने उसको तो क्लियरली कहा कि वी नो, लेकिन घर में भी फ्राइज नहीं बना के देने। कभी कभार, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, मैंने बोला है कभी कभार दे सकते, क्योंकि आप जालिम मामला। चलिए डॉक्टर साहब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल बच्चों को फ्राइज देने आपने ना, कभी कभी वाली जो बात हम करें, हफ्ते में एक बार, वो जो एक बार फ्राइज देने हैं उसे किस ऑयल में फ्राई करें, या यूं करें कि बेक्ड पोटैटो दे दें, क्या बेहतर है? हाँ, तो आप यू कैन डू एयर फ्रायर्स, यू कैन बेक इट, पोटैटोज को बेक भी कर सकते हैं, फ्राई करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसे आपने आलू दे भी दिया है लेकिन दुरुस्त तरीके से दिया है। हाँ, यू कैन मिक्स इट विद गार्लिक, विद चीज, दूसरी चीजें के साथ। आपको, हमारे पास एक अच्छी चीज़ है जिसका नाम है इंटरनेट, उसके ऊपर इतनी सारी अच्छी रेसिपीज होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आपने चीज़ की बात की, काउ चीज़ या दीजर चीज़ है बच्चों को आजकल बड़ी पसंद होती है, वो चीज़ अगर ज़्यादा खा लें तो उससे कोई मसला नुकसान है? तो वही चीज़ है ना, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। अच्छा, एक उसका जो पीस है वो इनफ है। और ये भी याद रखना है, जो हाईली प्रोसेस्ड चीज़ होती है इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जो हाईली प्रोसेस्ड चीज़ें होती है उतनी ज़्यादा, और बच्चों को सिर्फ पैस्चराइज्ड, तो ये सारी जो चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं होता, जिसके ऊपर फंगस होती है, ये वाले जो फ्रेंच वाली चीज़ है, इटालियन वाली चीज़ है, ये नहीं खिला सकते छोटे बच्चे को, मगर पैस्चराइज्ड चीज़ खिला सकते हैं, मगर एनीथिंग दैट्स हाइपर प्रोसेस्ड वो नहीं खिला सकते। और मैंने कुछ माओ को देखा, वो शुरू से बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स की आदत डालनी, फीडर में डाल के दे दिया, अच्छा चलो ये पी तो लिया ना इसने, अगर कुछ उनकी चीखें निकलने लगी, जिन्होंने कंट्रोल किया। ये उन माओ के लिए वाकई एक झटका था, मतलब बच्चे को कार्बोनेटेड ड्रिंक, इट्स लाइक अ पॉइजन, राइट? यस, प्लीज मत दे, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट।
हाँ, और फिर माओ के लिए ये है कि चाहे वो 1 साल का बच्चा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, ये 6 साल का बच्चा है, जितना चाह रहा है खेलना कूदना उसको खेलने दें। हाँ, गिरता है तो गिर के सीखेगा। याद रखना है कि बच्चे को कंपल्सरी है कि दिन में 1 घंटे तक उनको वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है। एक दफ़ा नहीं करने की जरूरत नहीं है, 15-15 मिनट 20-20 मिनट कर सकते हैं, मगर रेकमेंडेड है 1 घंटे मिनिमम बच्चे को 1 घंटे की उसकी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है जी। और साथ साथ जो आपने खिलाना पिलाना है वो डॉक्टर साहब ने बताया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब थी आप, और इससे मुताल्लिक रहनुमाई कर रही थी हम सब पेरेंट्स की बेसिक, क्योंकि हम बहुत जगह पे कोताहियां करते हैं। बढ़ते हैं आगे, मिलवाएंगे एंटरप्रेन्योर से, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो ना सिर्फ मशले राह बन रही है लड़कियों के लिए, बल्कि हम देख रहे हैं कि अगर किसी ने कोई नया सेटअप करना हो, कोई नया स्टार्टअप हो, तो उसके लिए कैसे एक रास्ता दिखा सकती हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा, यहाँ से इनका ताल्लुक है। नौशीन बरकत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। यूँ तो कराची में रहती हैं, लेकिन इन दिनों छुट्टियाँ मनाने इस खूबसूरत वादी में मौजूद है। नौशीन इन दिनों सोशल मीडिया पर इसलिए तवज्जो का मरकज़ हैं चूँकि उनकी वालिदा ने हुंजा से शहद भेजा और उनकी बेटी ने कराची में कारोबार शुरू किया। 2 बरस से ऑनलाइन शहद फ़रोख्त कर रही हैं। उनकी वालिदा और कुछ मकामी ख़वातीन वादी हुंजा में शहद की मक्खियों की परवरिश करती हैं और यूँ वो शहद तैयार करके नौशीन को कराची भेजते हैं। नौशीन ने मैं ज्वाइन करें। नौशीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, हम अच्छे हैं। लेकिन आप जहाँ पर हैं वहाँ का तो मौसम बड़ा अच्छा होता है। इस वक्त तो ऐसा है ना कि आपने फ़ोन ऑन किया, देखा अच्छा 10 लोग और हुंजा पहुँच गए, फिर बंद किया, फिर चेक किया 10 लोग और हुंजा पहुँच गए। तो वाकई ऐसा ही है, आप भी उन्हीं में से हैं, पहुँच गई हुंजा। ये बिल्कुल जो आजकल आपको सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड नजर आ रहा है कि सब लोग माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड नॉर्थ इज कॉलिंग, तो सब लोग आए हुए हैं। तो मैंने सोचा यार मैं वहाँ क्यों कि मैं क्यों ना जाऊँ। खैर छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आए हुए यहाँ पे। और शुएब भी अभी होके आए हैं, कभी ये जाते हैं चित्राल और कभी जाते हैं ये आज़ाद कश्मीर और वहाँ के पहाड़ देखते हैं, वहाँ का मौसम देखते हैं। ऐसे हाथ उठाएं, ऐसे हाथ उठाएं, दुआ करें अल्लाह मियां मोहम्मद शुएब को हुंजा ले जा, आमीन। चलिए आप जरा। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताएं, बड़ा ज़बरदस्त काम है, वालिदा आपको शहद भेजती हैं और आपका कारोबार कराची में। मैं चाहूँगी ये जो सफ़र शुरू हुआ था ना, ये शुरू से मुझे सफ़र की कहानी ज़रा सुनाएं। सफ़र जो है जैसे शहद मीठा होता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी स्टोरी भी बहुत मीठी है। और 2 ख़वातीन की स्टोरी है यहाँ पे मैं बयान करूँ कि एक मेरी मम्मा की स्टोरी है, एक मेरी स्टोरी है। मम्मा ने स्टार्ट किया हम सब बहन भाइयों के लिए, हम सबको बहुत पसंद था शहद, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं खुद शुरू करूं, जो मैं मतलब बाजार से आपको पता नहीं होता कि वो शहद असली है क्या है, उसमें मिलावट है। तो आपको पता है मतलब मदर ऐसी होती है कि जो बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती हैं। तो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, हासिल करने के बाद एक बॉक्स से फिर स्टार्ट किया और बस वहां से वो बेचती थी हम सब बहन भाइयों को। और उन्होंने अगला जो काम किया, खवातीन को एम्पावर करने के लिए हमारी लोकल खवातीन, मतलब हमारे गांव के 7 खवातीन को उन्होंने अपने साथ मिलाया और जनाब उनको एम्पावर किया, उनको ट्रेन किया और फिर अपने साथ एज अ ग्रुप में काम स्टार्ट किया। और फिर ये जो काम उन खवातीन के लिए ये जरिए माश बन गया, वो इसको इनकम जनरेशन के लिए यूज करती थी। जबकि मेरी मदर जो थी वो सिर्फ हम बहन भाइयों को और खानदान वालों को सेंड करती थी। तो ये काम जो उन्होंने किया ना वो बहुत ही इंस्पिरेशनल था, जो कि दूसरी खवातीन को एम्पावर करना था। उसके बाद जो मेरी स्टोरी है बस ये है कि मैंने अपनी लाइफ की जो सबसे मुश्किल तरीन मेरा मरहला था उसको मैंने अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। मेरा सबसे डिफिकल्ट फेज था जब मेरे बेटे की बर्थ हुई और ही इज अ स्पेशल बॉर्न चाइल्ड, उनके लोअर साइड पे मूवमेंट नहीं है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए, उस चीज से निकलने के लिए, उस डिप्रेस फेस से निकलने के लिए मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी मदर इतना अच्छा काम कर रही है, व्हाई नॉट ब्रिंग इट टू बिगर लेवल और लोगों को भी फायदा हो इससे। क्योंकि माय मदर और वो जो खवातीन है दे आर वेरी ऑनेस्ट, तो वो जो काम करती हैं उनको मैं क्या कहूँ, उसको इबादत की तरह करती हैं। उनको लगता है कि ये जो हमसे लोग लेके जाते हैं ये एज अ मेडिसिन लेके जाते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह उसी फॉर्म में हो, प्योर हो, रॉ हो और उसमें कोई चीज मिक्स ना हो। तो मैंने सोचा क्यों ना जो शहरों में लोग उनको मार्केट में नहीं मिलती, प्योर शहद नहीं मिलता, क्यों ना उसको वहां तक लाया जाए। बस तो इसी खिदमत भी है, इबादत भी है, ये तो इतना जबरदस्त काम है।
थोड़ा सा मुझे बताएं कि जब स्टार्ट किया और उसके बाद और ख़वातीन को एम्पावर किया, अब किस लेवल पर है, कितने बॉक्सेस हैं, कितना शहद तैयार होता है? शुएब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1-2 बॉक्सेस स्टार्ट किया था और अब हमारे पास बॉक्सेस हैं और इस 40 बॉक्सेस के मेरा यहाँ पे रुकने का इरादा नहीं है। मेरा इरादा है इसको बहुत एक्सपेंड किया जाए और इतना एक्सपेंड किया जाए कि जितने भी यहाँ पे ख़वातीन हैं, स्पेशली मैं इसको प्रमोट करना चाहती हूँ ख़वातीन को, क्योंकि इसको मर्दों का फील्ड समझा जाता है कि हनी बी कीपिंग जो है ये ख़वातीन का काम ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान का फ्लोरा इतना यूनिक है, यहाँ का आपने विजिट किया होगा, ये मतलब इतनी पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे और नेचुरल चीज आपको मिलती है और यहाँ के हनी में और दूसरी जगह हनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं इसको इतना एक्सपेंड करना चाहती हूँ, इस लेवल पे लाना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक फर्स्ट एवर वुमेन हनी बी की एसोसिएशन बनाना चाहती हूँ, जिसमें हमारे इलाके की जो सारी ख़वातीन है जो एक बॉक्स या 2-2 बॉक्सेस के साथ काम कर रही हैं, उन सबको मिलाया जाए और इसको एक बहुत पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान का दिया जाए कि यहाँ की ख़वातीन किसी से कम नहीं है। और इमेज जा भी रहा है कि ख़वातीन मिलके माशाल्लाह से इतना अच्छा काम, और ये वो काम जो कि बड़ा मुश्किल लगता है ना देखने में, कि शहद की मक्खियों का छत्ता। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी वालदा हुंजा से शहद भेजती हैं, कराची में आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से ये लोगों तक पहुँचता है, लोगों को पता कैसे चलता है कि ये हुंजा का शहद आया है? महक शुरू में तो थोड़ा मुश्किल, मतलब मैं कहूँ स्टार्ट किया तो थोड़ा मुश्किल हुआ जी, नॉर बनी थी तो इस डिफरेंट मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अपने डेवलप किए, उसके बाद फिर मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट की। एक तो हम ऑनलाइन है हमारा महक, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक पे ASQURR के नाम से पेज है, अस्कुर। और अस्कुर मेरी जबान का ब्रुशिस्की का एक वर्ड है और दिस का मतलब है फूल। तो इसको एक नाम जो मैंने चूज किया है अस्कुर, वो कि कनेक्टिविटी एक फील हो अपने इलाके से और जो भी इसको सुने उनको लगे कि हाँ ये इस जगह का ही है। तो और सेकेंडली मैं जो है डिफरेंट एग्जीबिशंस में टेक पार्ट करती हूँ। मैं कि जहाँ भी कोई एग्जीबिशन हो, चाहे वो कराची में हो या कराची से बाहर हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ अपना जो प्रोडक्ट है, ये जो हनी है, इसको इंट्रोड्यूस करूँ, जाके लोगों को बताऊँ। तो इसी तरीके से लोगों को पता लगता है और लोग जो है बहुत पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री का भी इरादा है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, वेरी सून, इंशाल्लाह। और ये थोड़ा सा बता दें, आप जरा इस काम से वाबस्ता हैं, हमें कैसे मालूम हो या किसी को भी कैसे मालूम हो शहद चखने के बाद कि ये शहद बिल्कुल प्योर है? शुएब, एक्चुअली जो शहद के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा ऑथेंटिक शहद का कोई टेस्ट नहीं जिससे आप कहें कि चख के कह सके कि हाँ ये शहद जो है ये असली है या इसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जो है पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज ये काम मेरी मदर संभाली और इसके अलावा उस बॉक्स से, मतलब हनी बॉक्स से और हनी जो मेरा बॉटल है उसके बीच तक और कोई बंदा नहीं है ना। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम दैट हनी कॉम हम कह लेते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम दैट हनी कॉम। ग्रेट। तो मैं तो गारंटी दे सकती हूँ कि ये प्योर है। और मैंने जैसे कहा कि इसको मेरे मम्मा से एज अ मेडिसिन लोग लेके जाते हैं, तो आप मतलब इसको एज अ क्या कहूँ, लोगों की खिदमत हो गई, उनकी इबादत हो गई और उनकी सेहत के लिए। बिल्कुल। और ये एक वीडियो भी हम आपके साथ देख रहे हैं जिसमें आप ऐसे करके बुला रही हैं, पूरा आपने इसका मतलब विजिट करवाया है उस जिस जगह पे ख़वातीन है। ये यहाँ पर ये सारे बॉक्सेस रखे हैं, बड़ी प्यारी सी ये जगह लग रही है। कभी ऐसा हुआ कि वैसे तो प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, काट लिया हो मक्खी ने? बिल्कुल ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम बल्कि मैं कहीं पे एक मीम देख रही थी, कोई किसी से पूछ रहा था कि मुझे कैसे पता लगे कि तुम्हारा आंखें सूजी हो और काटा मक्खी। सूजी भी शक्ल सेंड की थी कि देखो ये मेरी शक्ल है, कहाँ प्लीज मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। मतलब इतना जैसे मदर है अक्सर को वो पूरी प्रोटेक्शन, जैसे मैं जो हूँ मैंने पूरा कुछ पहना होता है, तो मेरी मदर अक्सर ये नहीं पहनती, सिर्फ ग्लव्स पहन रही होती हैं। और उनकी इनके साथ इनकी दोस्ती, उनको लगता है कि ये नहीं ऐसा कुछ करेंगे। और फ्रेंकली स्पीकिंग जो हनी बीज है ना,
ये आपको तब तक स्टिंग नहीं करते जब तक इनको ये फील ना हो कि आप इनके लिए डेंजरस हैं, आपके लिए खतरा है। तो उसके अलावा वो आपको स्टिंग नहीं करेंगे। मेरी मामा इनको हाथ से ऐसे उठाती भी हैं और वो स्टिंग नहीं करते। वाह, आपकी मामा से मिलने अब हम वहीं पर आएंगे। ये हमने देख लिया कि उनका शहर जी स्टार्ट किए, बल्कि बहुत से लोग जो हैं टूर एजेंट्स मेरे से कांटेक्ट में थे कि हम आपके जो हनी फार्म है अपने जो जैसे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हम भी देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, सो नाइस टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। वक्त हो गया जनाब खत्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।